हेलो गाइस, गुड डे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्या धमाकेदार 2 दिन का हमने आईपीएल में का ऑक्शन देखा, जहां एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ भी देखने को मिली और दूसरी तरफ हर टीम हर स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 बनाते हुए नजर आई। तो क्या कुछ थी हाइलाइट्स, क्या कुछ थी लो लाइट्स, क्या थे शॉकर्स, क्या हो सकती है स्ट्रॉन्गेस्ट 11? चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। लाइव सेशन है तो आपके कोई भी सवाल है तो उसको भी हम लेने का ट्राई करेंगे और जितने सवाल हो सके उतने जवाब देने का ट्राई करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। ये आपको लगभग 10 टीम दिख रही होगी। आप लोग बोलोगे शुभमन गिल से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये लो, ये रहे शुभमन गिल। जस्ट मेरा वहाँ पे फ्रेम सेट है तो वहाँ पे आपको नहीं दिख रहे होंगे। बट चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस गजब के डिस्कशन का, जहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या थी हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स में सबसे पहली बात आने वाली ही यही थी, जहाँ शुरुआत हुई सबसे महंगे प्लेयर की। तो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं माफ़ कीजिएगा, ऋषभ पंत। 27 करोड़ के साथ 26.75 करोड़ मिले यहाँ पे श्रेयस अय्यर को, जो कि गए पंजाब किंग्स में। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, किसी ने नहीं सोचा था इतनी बड़ी बिड लगेगी उन पे। और जब उनका इंटरव्यू भी हुआ, उन्हें क्लियरली बोल दिया कि फ्रेंचाइज उनको रिटेन करना चाहता था। जब वो रिटेन नहीं हुए तब उनको पसंद नहीं आया कि मुझे रिटेन नहीं किया भाई। तो केकेआर ने बोला था हम आपको वापस ले आएंगे। बट केकेआर ने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा प्राइस हाई जाएगा, तो उनका प्राइस हाई गया। वो सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ पे केकेआर के लिए। बट दे वेर एबल टू रिटेन हिम बैक, अपने टीम में वापस लिया है। तो 10 की 10 टीम का एक मोटिव तो ज़रूर था कि पिछले साल के आईपीएल के बाद लगभग जितना हो सके उतना क्लोज स्ट्रक्चर बनाया जाए। कुछ टीमें कामयाब हुई, कुछ टीमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। उसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे अक्सर, यहाँ पे हर्षदीप सिंह 18 करोड़ में बिके हैं, फास्टेस्ट बॉलर। इनका प्राइस और भी हाई है, आईसीसी रैंकिंग बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है इनकी। और हम जानते हैं इन्हें पंजाब किंग्स में बहुत कुछ किया है, तो डिजर्व करते थे, उतना इनको मिल गया। उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ पे सबसे महंगे स्पिनर का, जो कि था युजवेंद्र चहल, जो कि 18 करोड़ में पंजाब किंग्स में गए। उसके बाद जॉस बटलर को 15.75 करोड़ दिए हैं गुजरात टाइटंस ने एज एन ओपनर। तो बहुत मतलब चैलेंजिंग था मेरे लिए कि इतना ज़्यादा पैसा जॉस बटलर को क्यों दिया गया। क्योंकि अगर आप देखें उनके पास साई सुदर्शन और शुभमन गिल एज एन ओपनर ऑलरेडी अवेलेबल थे। विकेट कीपर तो आपको कोई भी मिल जाता, मतलब अनकैप्ड इंडियन भी मिल जाता। रोहिन मिंट्स के साथ भी, रॉबिन मिंट्स के साथ भी जा सकते थे, जो कि मुंबई इंडियंस ने लिए। फिर ईशान किशन के पास भी जा सकते थे, जो कि इनसे तो सस्ते पड़ते। बट नहीं गए उनके पास, जॉस बटलर तक गए हैं जो कि फॉरेन प्लेयर आते हैं। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सरप्राइज था। उसके बाद केएल राहुल स्टील डील थे पूरी तरीके से, 14 करोड़। इनसे सस्ता प्लेयर मिल ही नहीं सकता था आईपीएल ऑक्शन में। जहाँ पे हमने देखा था इनने 2-3 फ्रेंचाइज से जो कैप्टनसी की है वो बैक टू बैक बहुत अच्छी की है। हर साल 550-600 रन के करीब बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए थी इनकी। बट वही था, मार्की सेट में नाम लेट आया, उसके कारण इनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाया। उसके बाद बात करेंगे ट्रेंट बोल्ट की, जो कि 12.5 करोड़ में वापस से गए हैं मुंबई इंडियंस के पास, जो कि एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी। क्योंकि मुंबई इंडियंस अपने पेस बैटरी को मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि उनने सारे रिटेंशन टॉप ऑर्डर बैट्समैन में किए थे, जहाँ रोहित शर्मा थे, सूर्य कुमार यादव थे, तिलक वर्मा थे, हार्दिक पांड्या थे, और बॉलर में सिर्फ बुमराह को रोका था। तो इनको मोस्टली परचेज जो करने थे वो थे बॉलर, जहाँ ट्रेंट बोल्ट को 12.5 करोड़ दिए हैं, जो कि पिछले साल तक राजस्थान रॉयल्स में थे। बट 1-2 साल पहले खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस से 2021-2022 के साल में, जहां पे फाइनल तक भी गई थी मुंबई, और फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। पहले ओवर में 2 या 3 विकेट ले गए थे ट्रेंट बोल्ट, वहीं से पेस सेट कर दिया था और चैंपियन बनी थी उस साल। तो वापस से अपने टीम में गए हैं, मुंबई इंडियंस की फैमिली में गए हैं ट्रेंट बोल्ट, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको दिखेंगे जोफ्रा आर्चर, इनको भी 12.5 करोड़ दिए गए हैं। इनने ऑप्शन के लिए साइन नहीं किया था, बट उसके बाद बीसीसीआई ने अनाउंस किया था कि अगर आप अभी नहीं साइन करोगे तो 3 साल भूल जाओ, 3 साल के लिए आप बैन हो, आप नहीं आ सकते ऑप्शन में। और इंजरी कंसर्न है तो पहले ही बता देना किसी भी फ्रेंचाइज को, ताकि उस हिसाब से आपकी बिडिंग हो। तो वो सब सोचते हुए जोफ्रा आर्चर आए ऑप्शन में, 12.5 करोड़ में वापस से लेकर के गई इनको राजस्थान रॉयल्स, जो कि एक बहुत अच्छी पिक है मेरे हिसाब से। और क्यों है अच्छी पिक? क्योंकि संदीप शर्मा को ही रिटेन किया था और बॉलिंग लाइनअप पूरी तैयार करनी थी इनको। इनने अपने मेन मेन बॉलर को जाने दिया। सबसे पहले तो चहल अश्विन चले गए थे इनके पास से, तो वो स्पिन डिपार्टमेंट भी खराब हो गया था। बट एट दी एंड जैसा ऑप्शन गया है, राजस्थान खुश होगी, क्योंकि उनके पास एक यंग टैलेंट आया है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी। 13 साल का बंदा करोड़पति बन चुका है। 1 करोड़ 10 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने लिया है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, हाइटेड है, अच्छी खासी हाइट है इनकी, लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं। और जैसा हम बोल रहे थे कि अर्जुन तेंदुलकर अभी तक 5 मैच खेले हैं, तीसरा सीजन होने वाला है उनको। बट ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी वैभव सूर्यवंशी के लिए। राजस्थान सरप्राइज नहीं करेगी हमें अगर वो 14 के 14 मैचेस इनको दे दे और बोले आप फ्रीली खेलो, भले ही 100 200 300 400 500 कितने भी रन बने, आप खेलो, हम आपको बैक करेंगे। तो हो सकता है जैसे रियान पराग, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल को ग्रूम किया राजस्थान रॉयल्स ने, वैसा ही ग्रूम करते हुए नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी को, जो कि एक बहुत अच्छी पिक है। और खुशी मिलती है यार, हम 13 साल के थे तो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। बट हमने कभी सपना नहीं देखा था कि हम इतना आगे जा सकते हैं। ऊपर से कल के आपने ब्रॉडकास्टिंग में भी देखा होगा कि 13 साल के जब जो कमेंट्री कर रहे हैं क्रिकेटर्स, जब वो 13 साल के थे, नेट्स पे जाया
जाया करते थे मैक्सिमम 400-500 रुपए का मैच खेल के आते थे। अब देखो वो 1 करोड़ 10 लाख की बिडिंग लगी है वैभव सूर्यवंशी पे, जो कि बड़े बड़े छक्के मारने के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े इनने, यंगेस्ट क्रिकेटर बने जिनने शतक लगाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अंडर 19 के मैच में। तो बहुत सारे कीर्तिमान है, इसलिए इनको इतना अच्छा पे भी किया गया है। उसके बाद आरसीबी, जो कि सबसे ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फ़ैन उनके थे, उनने 12.5 करोड़ में लिया है जॉश हेजलवुड को। हमने सोचा था विल जैक्स पे आएगा आरटीएम, वहाँ नहीं आया। हमने सोचा था मैक्सवेल पे आएगा, उन पे भी आरटीएम नहीं आया। फिर हमने सोचा फाफ पे आएगा, फाफ पे भी नहीं आया। तो हमने जो सोचा था कहीं भी आरटीएम नहीं यूज़ किया, आरटीएम यूज़ किया स्वप्निल सिंह के लिए, जो कि एक अच्छे पिक है। मैं इंडियन बॉलर्स ऑलराउंडर्स को वैसे ही बैक करता हूँ, तो वो एक अच्छे पिक थे। बट उनको आरटीएम यूज़ कर लिया तो चलेगा, बट 5.25 करोड़ में विल जैक्स को जाने देना वॉज अ सरप्राइज। और वो स्टील डील थी मुंबई के लिए, और मुंबई बहुत तगड़ी नज़र आ रही है पूरे स्क्वाड में। तो पहले हम कवर कर ले सारी ये शॉकिंग न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। उसके बाद बात करेंगे ईशान किशन की, जिनको 11.75 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया। फिर आरसीबी ने लगभग 11 करोड़ के आसपास जितेश शर्मा को दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा परचेज था। तो इस ऑप्शन से तो पता चल गया, चाहे इम्पैक्ट रूल रहे ना रहे, विकेट कीपिंग बैट्समैन जितने भी होंगे वो डिमांड में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे उनकी चांदी ज़रूर हुई। केएल राहुल का देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। बट दिल्ली ने एक कैप्टन छोड़ा था, दो कैप्टन उठा लिया, फाफ भी उठा लिया, केएल राहुल भी उठा लिया। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब कौन करेगा कैप्टनसी उनके तरफ से। तो ये थी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ और खुशी की न्यूज़, जो कि हमें बहुत पसंद आई थी। बढ़ते हैं आगे, एक एक करके हर टीम का स्क्वाड देखेंगे क्या बना है और उनमें से क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 निकल के आती है। मैं सवाल भी देख लेता हूँ एक दो क्वेश्चंस। रुको, मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चंस देख रहा हूँ। क्वेश्चंस मोस्टली इसी पे आ रहे हैं कि टीम वाइज एनालिसिस क्या है। ठीक है, शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से। तो मुंबई इंडियंस के स्क्वाड की बात करें तो जो टॉपेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो थे सूर्या, हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह, जो कि आपको टॉप में दिखेंगे। उसके बाद रोहित शर्मा है इनके पास, तिलक वर्मा है, ट्रेंट बोल्ट है। फिर इनने जो प्लेयर्स लिए हैं वहाँ पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 20 लाख पैसा बचा है जिसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मिनिमम बेस प्राइस 30 लाख का है। तो उसके बाद आप देखेंगे रायल रकल्टन इनने बहुत अच्छे परचेज किए हैं, विल जैक्स एक इनका बहुत अच्छा पिक है। बट मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा फंसते हुए नजर आ सकती है मुंबई इंडियंस की टीम। और ये भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा से तो ओपनिंग करवाएगा, बट क्या लेफ्ट हैंडर रायर रकल्टन को लाएंगे या फिर राइट हैंडर विल जैक्स के साथ ओपनिंग करेंगे? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ना एक एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ होगा इस साल के लिए, क्योंकि 2025 के लिए इम्पैक्ट प्लेयर का रूल रहने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा मुंबई इंडियंस कैसे प्लान करती है। तो मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को हम देखते रहेंगे, पैरेलली मैं कुछ क्वेश्चंस भी देखता चलता हूँ ताकि हमसे कोई सवाल मिस ना हो। तो चलिए, मुंबई इंडियंस की बात हो रही थी। हाँ, नमन धीर है, नमन धीर को तो आरटीएम से रखा है, वो बात भी आपकी सही है जो कि मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। रॉबिन मिंट्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहे थे। देन करण शर्मा दिखेंगे आपको, जिनको पीयूष चावला की जगह पे लिया एक तरीके से हम बोल सकते हैं। देन रायत रकल्टन हमने देखे। फिर एक स्टील डील थी 11 करोड़ में जो दीपक चहर को पिक किया। भाई दीपक चहर 11 करोड़, मतलब मेहनती इंसान। और ऊपर से जो इनका एक साल पूरा मिस हुआ था ना चेन्नई सुपर किंग्स से, वो बहुत मिस करते हैं उस साल को, क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो उन्हें वो बोला भी था कि चेन्नई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो मेरे को अपने आप को फिटनेस ज़्यादा रखना पड़ेगा, फिटनेस मेंटेन करनी पड़ेगी। और उसी पे काम करते हुए अपने जेब से 60-70 लाख रुपए लगा के गए थे वो यूके में ट्रीटमेंट लेने, फिटमेंट टेस्ट करने, और एक फुटबॉल क्लब के अंदर जाके उन्हें रिहैब किया था। तो ये होता है डेडिकेशन, और उनका उनको रिजल्ट मिल चुका है। लगभग 11 करोड़, मतलब आपने 60-70 लाख लगाए, आपको 11 करोड़ एक फ्रेंचाइज ने दिया है हमारे पास आने के लिए। और वो खुश भी नजर आए अपने इंटरव्यू में, क्योंकि उन्हें सीम और स्विंग वाली पिच चाहिए थी जो कि चेन्नई में तो नहीं थी। वो राहुल चहर से भी हर मैच में यही बोलते थे, दोनों भाई हैं तो, कि राहुल चहर स्पिनर है, उनको होना चाहिए था चेन्नई में, और इनको होना चाहिए था मुंबई जैसे कंडीशंस में जहाँ स्विंग होती है, बट ये थे चेन्नई में जहाँ स्विंग नहीं होता है। तो ये दोनों मजाक करते हुए नजर आते थे कि हम दोनों की टीम एक्सचेंज होनी चाहिए। बट एक्सचेंज का पूरी टीम पलट गई है, दीपक चहर आ गए हैं मुंबई इंडियंस में, और सनराइजर्स हैदराबाद में अब जा चुके हैं राहुल चहर। तो होता है लक जहाँ भी जाए, बट प्लेयरों को अपना बेस्ट देना है, क्योंकि नज़रों में रहना है। क्योंकि हमने देखा है जो प्लेयर जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई करती थी, ग्लेन मैक्सवेल, सैम करन, इन सब की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई है। 4 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 2 करोड़ 40 लाख, ये थी इनकी मेन वैल्यू। मैक्सवेल भी नहीं गए भाई 5-6 करोड़ तक, स्टोइनिस थोड़े महंगे गए 8-9 करोड़ तक, बट इनकी मार्केट वैल्यू पता चल गई है। अब सब फ्रेंचाइज को पता है 25 का स्क्वाड बनाना है, बट हम 25 खिला नहीं पाते। 18 से 20 का स्क्वाड लिया, तगड़ा स्क्वाड लिया, बस हमारा काम हो जाएगा। तो यही करते हुए नजर आई मुंबई इंडियंस की टीम। रायल रकल्टन को लिया, दीपक चहर को लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनके पास अल्लाह गजफर है, जो कि एक अफगानिस्तान के लेग स्पिनर है, बहुत अच्छे स्पिनर है। डेब्यू में आप सभी को याद होगा बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का एक वनडे मैच चल रहा था, फर्स्ट वनडे था, सिर्फ 215 रन बनाए थे अफगानिस्तान ने, और सबने सोच लिया था कि अफगानिस्तान तो ये मैच हार ही जाएगा, बट फाइट कर सकता है। 120 पे एक विकेट था बांग्लादेश का, सबको लगा ये तो सिंगल हैंडेडली 7-8-9 विकेट से जीत जाएगी बांग्लादेश, बट 120 से कुछ 145 या फिर 170 तक ऑल आउट हो गई अफगानिस्तान की टीम, जहाँ 6 विकेट लेकर के गए थे अला गजफ। तो बहुत अच्छे बॉलर है, टैलेंट है, बैटिंग बिल्कुल नहीं है ये बात मान के चलो, बट एक अच्छे स्पिनर और एक अच्छे डेथ में
में डालने वाले बॉलर है, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ये भी यूज़ हो सकते हैं अगर मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग करती है तो ये एक बहुत अच्छे पिक थे जो कि मैंने अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ। फिर बात हो रही है कि क्या ये प्लेइंग 11 में आ पाएंगे, डेफिनेटली ये प्लेइंग 11 में रहेंगे अगर मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग करती है तो। फिर इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज हो सकते हैं, बट फॉरेन प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं तो चार फॉरेन प्लेयर पिक करना थोड़ा मुश्किल जा सकता है मुंबई इंडियंस के लिए। फिर बात करेंगे विल जैक्स जो कि स्टील डील थे। मिचेल सैंटनर को क्यों लिया पता नहीं, चेन्नई से खींचना चाहते थे अपनी तरफ शायद, इसीलिए ले लिया है मिचेल सैंटनर को। फिर रीस टोपली को लिया है जिसको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने फिर से राइट टू मैच नहीं किया। आपको पिछले साल तक याद होगा सिर्फ 2 मैच खेले थे। फिर 30 यार्ड में फील्डिंग कर रहे थे, लॉन्ग ऑफ पे 30 यार्ड में फील्डिंग कर रहे थे, लेफ्ट में डाइव मारी थी, उनका शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, सिर्फ 2 मैच खेले थे और वो चले गए थे। तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, हैरी स्टोपली हाइटेड प्लेयर है, चिन्ना स्वामी में अच्छा कर सकते थे बट वो नहीं हुआ, ना रिटेन किया, ना राइट टू मैच किया, ना बिडिंग किया और आरसीबी ने इनको जाने दिया। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप और भी तगड़ी हो गई है। रीस टोपली के लिए कमेंट आ रहे हैं कि इंग्लैंड का प्लेयर है, नहीं लेना चाहिए था। नहीं, अगर आपको फास्ट पेस बॉलर चाहिए तो ये बनते हैं टीम में लेना, और खासकर ये कहाँ काम आएंगे जब ईडन गार्डन्स में खेलने जाएगी मुंबई इंडियंस की टीम, जब हैदराबाद के लिए खेलने जाएंगे तो ये इफेक्टिव और भी ज़्यादा हो जाएंगे। इस बात पे भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ 7 होम मैचेस की बात नहीं है, 7 अवे मैचेस भी खेलने हैं, तो उसके हिसाब से प्लेइंग 11 बनाती हुई नजर आएंगी टीम्स। और कोई सवाल और कोई अभी कुछ मुझे ऐसा पेंड क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, जो भी होगा मेरा मॉडरेटर भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं फटाफट से आगे। उसके बाद श्रीजीत कृष्णन दिखेंगे आपको जो कि एक अच्छे प्लेयर है, राज भावा को लिया है जो कि एक अच्छी पिक है। जैसे इन्हें बहुत साल तक डिवाल्ड ब्रेविस के पीछे लगे हुए थे जिनको हम बेबी ए भी बोलते हैं, वैसे ही एक अच्छा पिक किया था इन्हें यहाँ पे राज को लेके। उसके बाद आपको खतरनाक प्लेयर देखेंगे सत्यनारायण राजू जो कि एक और अच्छी पिक नज़र आ रही है, बट पैसा ज़्यादा खर्च नहीं किया इन सब पे। फिर आपको दिखेंगे डेवान जेकब्स, फिर अर्जुन तेंदुलकर को वापस बेस प्राइस 30 लाख पे ले लिया। उसके बाद दिखेंगे लिजार्ड विलियम्स, फिर आपको दिखेंगे अश्वनी कुमार एंड देन विघ्नेश पुथार। तो ये बहुत अच्छा स्क्वाड मुंबई ने बनाया है। और आपको कैसा लगता है, 10 में से आप कितनी रेटिंग देंगे मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तब तक मैं और भी कमेंट्स देख लेता हूँ जो आपके आए जा रहे हैं, और पैरेलली हम डिस्कशन करते रहेंगे। मुंबई इंडियंस का डिस्कशन कंटिन्यू है, आपको कोई और भी सवाल है तो आप फटाफट से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि मुंबई इंडियंस की ओवरऑल सबसे महंगे बिडिंग के प्लेयर कौन थे, तो वो ट्रेंट बोल्ट है, 12.5 करोड़ दिया उनको, तो वो सबसे महंगे प्लेयर है रिटेंशन के बाद। रिटेंशन पे हमने देखा 18 करोड़ मिले सूर्या पांड्या को, तो वो रिटेंशन के हैं, रिटेंशन के बाद सबसे महंगे दिखेंगे ट्रेंट बोल्ट। फिर दीपक चहर है 9.25 करोड़ के साथ, फिर विल जैक्स 5.25 के साथ, फिर उसके बाद नमन धीर को आरटीएम किया 5.25 करोड़ के साथ। देन मैंने जो बता रहा था आपको, अला गजफर 4.8 करोड़ में बिके हैं वो। फिर मिचेल सैंटनर को भी अच्छे खासे 2 करोड़ के बेस प्राइस पे लिया है। बाकी उसके बाद रायल रेकल्टन 1 करोड़ में है। फिर लिजार्ड विलियम्स है जो कि 75 लैक्स में आ गए। फिर रॉबिन मिंट्स को 65 लाख में उठाया, 50 लैक्स में करण शर्मा मिले थे। उसके बाद 30 लाख में आप देखेंगे तो विघ्नेश पाथुर इनके पास। देन अर्जुन तेंदुलकर को 20 बेस प्राइस पे लिया 30 लाख में। फिर बेवान जॉन जैकब्स को लिया 30 लाख में जो कि SC20 अच्छा खेल के आ रहे थे। देन वेंकटा सत्यनारायणा टेंथ में साथ जो आपको दिख रहे हैं वो भी 30 लाख। फिर आज अंगद भावा को भी 30 लाख में लिया, श्रीजीत कृष्णन को भी 30 लाख में लिया, एन अश्वानी कुमार को 30 लाख में लिया। तो अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 18 प्लेयर लिए हैं, इनमें से प्लेइंग 11 बनेगी, बट एक चैलेंज इनको होने वाला है जो कि है इंटर स्क्वाड मैच। वो नहीं खेल पाएगी मुंबई इंडियंस क्योंकि कम से कम 22 प्लेयर चाहिए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो बचे हुए 20 लाख है उनका करेंगे क्या, क्या वो सपोर्ट स्टाफ को देंगे या पिच बनवाने में काम करेंगे, किस चीज़ के लिए वो यूज़ होने वाले मुंबई इंडियंस के पैसे, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारी नेक्स्ट टीम की ओर और प्लेइंग स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की ओर। तो इसमें डिस्कशन करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है क्या चांसेस स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विल जैक्स के साथ, 3 नंबर पे आएंगे तिलक वर्मा, देन सूर्या कुमार यादव, देन हार्दिक पांड्या द कैप्टन, देन रॉबिन मिंट्स को इनको खिलाना पड़ेगा क्योंकि इनको विकेट कीपर चाहिए, देन मिचेल सैंटनर है, दीपक चहर है, फिर अला कसफर जो मैं आपको बता रहा हूँ एज अ फॉरेन प्लेयर खेल सकते हैं, उनके अलावा ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह। मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। और अगर कुछ इम्पैक्ट प्लेयर की जो 2 बेस्ट चॉइसेस है वो है नमन धीर या फिर अर्जुन तेंदुलकर को प्लेइंग 11 में लाया जा सकता है। यहाँ पे मेरे को एक चेंज होता है वो जो नज़र आ रहा है पिच और कंडीशन को ध्यान रखते हुए, वो रायल रकल्टन आ जाएंगे ओपनिंग में, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर एक और स्पिनर चाहिए, प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, अगर सामने वाली टीम में आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा राइट हैंडर्स हैं, तो आप गजफर के साथ जा सकते हैं या फिर मिचेल सैंटनर के साथ जा सकते हैं जो कि लोअर ऑर्डर में आपको बैटिंग भी देंगे। तो एक ये चेंज हो सकता है, इसके अलावा मुझे लग रहा है यही प्लेइंग 11 होने वाली है। और यहाँ पे मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं ना वही ट्रोल और मजाक करते हुए नजर आ रहे थे, बोल रहे थे कि इनके पास JCB आ चुकी है, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट, ये तीनों में से कौन पहली नई बॉल डालेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट ऐसा ना हो कि ये 3 स्पेशलिस्ट सीमर्स अवेलेबल हैं और हार्दिक पांड्या पहला ओवर डाल दे। तो ये एक बहुत ही बड़ा फनी कमेंट देखने को मिला था मुंबई इंडियंस के लिए। आपको क्या लगता है क्या हो सकती है प्लेइंग 11, और आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करते हैं मुंबई इंडियंस को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम बढ़ेंगे फटाफट से हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट टीम की ओर जो कि है सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि फाइनल तक बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई। फाइनल कैसे हारी, इतना छोटा टोटल कैसे बना,
रेस्ट इज हिस्ट्री, किसी को नहीं पता चला कि जो 220 230 के नीचे नहीं रुकती है टीम, वो 150 के अंदर कैसे रुक गई थी। तो बट उसके बाद मेहनत की सनराइजर्स हैदराबाद ने भी बहुत अच्छा स्क्वाड बनाया है, जहाँ ट्रेविस हेड को रिटेन किया था, अभिषेक शर्मा को रिटेन किया था, देन पैट कमिंस इनके पास, फिर आपको दिखेंगे वहाँ पे अब आ चुके हैं हेनरी क्लासन, उनके साथ मोहम्मद शमी, एक बहुत तगड़ी डील साइन की है इनने, जो कि मेरे हिसाब से बहुत टीम्स को जाना चाहिए था शमी के लिए, क्योंकि वो जो उनकी अपराइट सीम वाली बॉलिंग है ना, वो क्लास, वो टेक्निक, वो डिटर्मिनेशन वाली बॉलिंग नहीं मिलने वाली है आपको, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। चाहे डेथ में डाल लो, चाहे पावर प्ले में डाल लो, या फिर मिडल ओवर्स में डाल दो, शमी जैसे मेहनती बॉलर नहीं मिलेंगे आपको। फिर इनने एक और बहुत अच्छा प्लेयर लिया है, जो कि है पर्पल पटेल। 2-3 साल से लगातार पर्पल कैप की लाइन में लगे रहते हैं, ले करके भी जाते हैं पर्पल कैप, उनको लिया है सनराइजर्स ने। तो सनराइजर्स ने यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी है, जो कि है, इन्हें पता है हैदराबाद की पिच पे 200 से कम रन नहीं बनते हैं, तो हमें स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए जो कि हमें ज़्यादा विकेट लेके दे। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी पिक है हर्षल पटेल की। दैन ईशान किशन वॉज अ स्टील डील, जिनको 11.25 करोड़ दे करके रखा है अपनी टीम में। भाई मेरा भाई जब विका बात हुई इनसे, बहुत अच्छा लगा बात करके, क्योंकि ये चाहते थे मुंबई रिटेन कर ले। मुंबई नहीं तो इनको था कि दिल्ली या फिर पंजाब या फिर आरसीबी ले लेगी, इनको नहीं उम्मीद था, एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि सनराइजर्स में जाएंगे ये, और ये वहाँ जा चुके हैं। उसके बाद राहुल चहर स्पिन ट्रैक में खेलेंगे, पहले इनके पास मयंक मार्कंडे थे, वाशिंगटन सुंदर थे, और आदिल रशीद थे, राशिद खान थे एक टाइम पे, बट उनको नहीं रिटेन किया था, राशिद को नहीं किया था, तो उनके बाद तो भूल जाओ किसी को रिटेन करने वाले थे। तो एक राहुल चहर, एक अच्छे लेग स्पिनर आ चुके हैं, मिस्ट्री स्पिनर आ गए, बैटिंग पे भी काम कर रहे हैं राहुल चहर। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखेंगे एडम जैम्पा, तो इनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए। जैसा मैं बोल रहा था, जितने स्पिनर आते हैं उनको छोड़ते जाते हैं, नए स्पिनर लाते रहते हैं, तो वही करते हुए नजर आए यहाँ पे भी सनराइजर्स की टीम। उसके बाद अगर आप देखें, अथर्व ताइडे को लिया है, ये पिछले साल तक पंजाब किंग्स में थे। ओपनिंग करवानी है ओपनिंग करवा लो, मिडिल ऑर्डर में खिलाना है मिडिल ऑर्डर में खिला लो, फिनिशिंग करवानी है फिनिशिंग करवा लो, ये सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद आपको दिखेंगे अभिनव मनोहर, ये जीटी में थे, हमें लगा था जीटी इनको रिटेन कर जाएगी, बट जीटी के पास पैसा नहीं बचा था कि वो रिटेन कर पाए, तो उनने भी जाने दिया पूरी तरीके से अभिनव मनोहर को। फिर सिमरजीत सिंह दिखेंगे आपको, जो कि चेन्नई में थे, चेन्नई भागा भी था, बट बहुत जल्दी मतलब बिड ओवर कर दी थी। तो आपको क्या लगता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं और कमेंट्स भी देख रहा हूँ। हाँ, सिमरजीत थोड़े महंगे गए, हाँ सही बात बोल रहे हो आप, 1.5 करोड़ में गए हैं, 30 लाख का बेस प्राइस था, अनकैप्ड में 1.5 करोड़ मिलना बहुत बड़ा सील डील था। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अभी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर आपको कौन दिख रहे हैं, वो है नीतीश कुमार रेड्डी। फिर और भी इंटरेस्टिंग चॉइस है, जिसमें आपको उन्मुख चंद जयदेव उनादकर दिख रहे होंगे, माफ़ कीजिएगा, उन्मुख चंद मेरे को याद है क्योंकि वो भी इस ऑप्शन में थे, बट पूरी तरीके से गए थे अनसोल्ड। उसके बाद आपको जीशान अंसारी दिखेंगे, देन ब्रेंडन कार्स दिखेंगे जो कि इंग्लैंड से आते हैं, देन कामेंदु मेंडिस श्रीलंकन को लिया है अपने स्क्वाड में, जो कि अवेलेबल रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और चेन्नई चेन्नई हैदराबाद की पिच उनको पसंद भी आएगी, तो उसके हिसाब से एक अच्छी पिक थी ये। उसके बाद अनिकेत वर्मा, गुड चॉइस। ईशान मलिंगा, मलिंगा नाम है, बॉलिंग कैसे करेंगे पता नहीं। एंड देन सचिन बेबी पिक हुए थे, सब बोल रहे थे सचिन बेबी पिक हुए, बट असली जो सचिन बेबी है अर्जुन तेंदुलकर, वो नहीं पिक हुए, क्योंकि उनसे पहले आया था सचिन बेबी का नाम, और एक्सेलरेटर मोड में पिक हो गए थे सचिन बेबी। बट जब दो एक्सेलरेटर मोड और किए, जहाँ हर टीम से दो दो प्लेयर मांगे, तब मुंबई इंडियंस ने फाइनली जाके अर्जुन तेंदुलकर को अपनी टीम में लिया। तो ये था सनराइजर्स का खतरनाक सा स्क्वाड, 20 लाख रुपए बचे हैं, जिसमें कुछ नहीं आ सकता। 119.8 करोड़ इन्वेस्ट हो चुके हैं, सिर्फ 20 प्लेयर खरीदे हैं, तो इनको भी चैलेंज होगा अपना इंटर स्क्वाड मैच खेलने के लिए, क्योंकि 11-11 का तो इंटर स्क्वाड करना ही पड़ेगा। या फिर जो हमारा गली क्रिकेट होता है कि 15 प्लेयर भी हो गए, एक टीम में 11, बाकी जो दो बैटिंग के अलावा नहीं है उनमें से फील्डर उठा लो, तो वैसा कुछ करते हुए नजर आ सकती है इंटर स्क्वाड में सनराइजर्स हैदराबाद। स्ट्रॉन्गेस्ट 11 की बात करूँ, तो ये ओपनिंग में कुछ खास बदलाव नहीं करेंगी। हाँ, मैं क्वेश्चन भी देखता चलता हूँ साथ ही साथ, तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि ओपनिंग किससे करवाएंगे। ओपनर नहीं चेंज होगा, ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान किशन से ओपनिंग हो सकती है, बट तीनों लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर में है, ये थोड़ा एक सरप्राइजिंग चीज़ है, प्लस चैलेंज भी हो सकता है सनराइजर्स के लिए। उसके बाद आपको दिखेंगे नीतीश कुमार रेड्डी एट नंबर 4, फिर हेनरी क्लासन आएंगे जो कि फिनिशिंग रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अभिनव मनोहर के साथ। उसके बाद आपको दिखेंगे बैट कमिंस, हर्षल पटेल, सिमरजीत सिंह, मोहम्मद शमी एंड एडम जैम्पा इन द स्क्वाड। तो मज़ा आने वाला है इस स्क्वाड में, और ये मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अथर्व ताइडे को यूज़ किया जा सकता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, जिनसे सिर्फ बैटिंग करवाओ फिर इम्पैक्ट प्लेयर में बदल दो, अगर सनराइजर्स पहले बैटिंग करती है तो एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है। दूसरी, अगर पहले बॉलिंग आ गई तो क्या कर सकते हैं, जयदेव उनादकत से बैट बॉलिंग करवा लो, फिर उनको इम्पैक्ट प्लेयर में रिप्लेस करवा लो फटाफट से। बैट्समैन चाहिए तो अभिनव मनोहर ले लो, नीतीश कुमार रेड्डी है, उनको अगर आप रेस्ट दे रहे हो, बट देना मुश्किल होगा क्योंकि वो बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देंगे। तो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इम्पैक्ट प्लेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जो ऑलराउंडर है वो पूरे 40 ओवर ग्राउंड पे दिखने वाले, ऐसा नहीं होगा उनसे एक काम करवाया जाएगा। शिवम दुबे भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, वेंकटेश अय्यर भी अब बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, और सेम गोज विथ नीतीश कुमार रेड्डी, बैटिंग बॉलिंग सब करेंगे। और सरप्राइजिंगली एक और चीज़ बता दूँ, श्रेयस अय्यर ने अपने आप को साइन किया था एज एन ऑलराउंडर, तो वो भी आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर वो कहीं भी जाए, वैसे तो कैप्टन है तो वैसे ही नहीं जाने वाले, बट इम्पैक्ट प्लेयर के रूल आने की वजह से
एक ऑलराउंडर का बस एक डायमेंशन यूज़ कर रही थी टीम्स, जो कि गलत अप्रोच था। मैं 2 साल से ही बोलता आ रहा था, बट फाइनली वो टीमों को समझ आ चुका है और वो यूज़ कर सकती हैं इन दोनों को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, अथर बताइडे को और जयदेव उनादकट को। आपको क्या लगता है कितनी अच्छी टीम है? मेरे हिसाब से मैं इनको 7.5 to 8 रेट करूँगा, 7.5 मान के चलो, क्योंकि इनको पेस बॉलिंग पे काम करनी थी। शमी लिया है, बहुत अच्छा है, बट भुवनेश्वर नहीं मिल पाया इनको, जो कि एक इनको सीम बॉलर चाहिए था। बाकी ना ये मार्को येंसन के पास गए जो कि ले सकते थे। ये स्पिन पे ज़्यादा फोकस करते हुए इन्हें जब लिया, सबसे पहले जैम्पा को लिया, फिर राहुल चहर को लिया, तो लग रहा था कि स्पिन फेवर्ड पिच बनाने का प्लान है, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा अब ये पिच कैसी बनाते हैं और वहाँ पे मैचेस कैसे खेलते हैं। मैं एक दो और क्वेश्चंस देखते हुए चलता हूँ पैरेलली, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो। क्वेश्चंस, हाँ, सबसे महंगे ईशान किशन है, करेक्ट, 11.25 करोड़ में गए हैं वो। उसके बाद 10 करोड़ में शमी है, हर्षल पटेल 8 करोड़ में है। बाकी जो 3 से 4 प्लेयर थे उनने वो बेस प्राइस पे लिया, जहाँ पे अनिकेत वर्मा थे, सचिन बेबी थे 30 लाख में, एंड देन जीशान अंसारी 40 लाख में गए थे। कामिंदो मेंडिस को भी ज़्यादा पैसा नहीं दिया है, 75 लाख दिए, तो उनके हिसाब से ये एक स्टील डील ही नजर आई थी। तो ये हो गई बात दो टीम्स की। आपको क्या लगता है, आप कितना रेट करते हैं सनराइजर्स की टीम को? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट सेक्शन पैरेलली देखता चलता हूँ। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टीम की ओर, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके पास जो मेन असेट है वो 4 करोड़ में खेल रहे हैं, जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिनको रिटेन करने के लिए एक अनकैप्ड का नया रूल लेके आए। आपको क्या लगता है अनकैप्ड का वो रूल कैसा था, कितना फ़ायदेमंद था? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, अभी ईशांत शर्मा है, बहुत टाइम बाद वो भी अनकैप्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। उमेश यादव को बहुत टाइम हो जाएगा, 5 साल तो हो जाएंगे उनको क्रिकेट ना खेलते हुए, तो वो भी कुछ टाइम में अनकैप्ड में आ जाएंगे। देन अमित मिश्रा है जो कि अनकैप्ड में आ जाएंगे, पीयूष चावला अनकैप्ड में आए थे जो कि अनसोल्ड गए। तो ये भी एक तरीके से फ़ायदा है, क्योंकि जो प्लेयर रिटायर्ड वाली लीग्स नहीं खेलना चाहते हैं वो अभी भी आईपीएल खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस दे के जाएंगे। भले ही वो 40 तक पहुंच गए, मतलब 40 to 43 पहुंच गए, बट वो किसी भी टीम की 22 में रहेंगे, तो वो अपने यंग जनरेशन को सिखा के जाएंगे। तो उसके हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अनकैप्ड का रूल आया। और धोनी तो हम जानते हैं कि भाई एक आइकॉन है, एक ब्रांड है, वो खेलेंगे तो वैसे ही ब्रॉडकास्टिंग ये सबका पैसा इतना हाई जाता है कि नाइटमेयर हो जाता है, क्योंकि उनके बिना आईपीएल थोड़ा हल्का होगा, ब्रॉडकास्टिंग का पैसा कम होगा, भले ही फैंस उतने ही बढ़े, बट धोनी का नाम सुन के लोग ग्राउंड में आते हैं। ग्राउंड हर लगता ही नहीं वो ऑपोजिशन का वेन्यू है, ऐसी चीयर और सपोर्ट मिलता है चेन्नई सुपर किंग्स को और बाकी टीम को। तो ये मज़ा आता है देख के। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा चीज़ था 4 करोड़ में एम एस धोनी का मिलना। उसके बाद अगर आप देखें पूरा स्क्वाड कहाँ से नजर आता है, तो ऋतुराज गायकवाड़ है, फिर आपको दिखेंगे रविंद्र जाडेजा, फिर तीक्ष्णा दिखेंगे आपको, माफ़ कीजिएगा पाथी राणा दिखेंगे, देन शिवम दुबे, एम एस धोनी, डेविन कॉनवे को वापस लेने में ही कामयाब हुए थे। देन इनने एक बहुत तगड़ा प्लेयर लिया है राहुल त्रिपाठी के नाम पे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पिक है। क्यों? क्योंकि इनने अजिंक्य रहाणे पे बिड नहीं किया। और अगर मैं आपको चेन्नई की हिस्ट्री बताऊं तो वो एक ना एक ऐसा बैट्समैन रखते हैं जो स्पिन अच्छा खेलते हैं। रिसेंट टाइम में हमने देखा था उथप्पा अच्छा स्पिन खेलते हैं, शेन वॉटसन अच्छा स्पिन खेलते थे, वो थे इनके पास। देन फाफ डुप्लेसी थे जो कि स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो ऑल इन ऑल इनके पास एक अच्छी स्पिन यूनिट वाली बैटिंग करने वाले प्लेयर्स है, जिसमें इनमें इस बार इनने इन्वेस्ट किया है राहुल त्रिपाठी पे, क्योंकि हमने देखा था सनराइजर्स से भी खेलते हुए पूरी टीम को वही संभालते थे और नीतीश कुमार रेड्डी खींच के लेके जाते थे मैच एंड तक। तो स्पिन पिच बनाओगे तो स्पिन खेलने वाला प्लेयर भी तो चाहिए, तो वो काम करते नजर आएंगे आपको राहुल त्रिपाठी। उसके बाद दिखेंगे रविचंद्रन अश्विन, फिर खलील को इनने टीम में लिया है। जैसी खलील को लिया, वहाँ से एक बात और क्लियर हो गई थी कि ये मुस्तफिजुर रहमान को नहीं लेने वाले, क्योंकि वो दोनों सेम टाइप के बॉलर है, दोनों दिल्ली से खेल के वापस आ रहे थे इधर। और मुस्तफिज़र की अवेलेबिलिटी का दिक्कत था, उनका लेफ्ट शोल्डर का दिक्कत है, फिर लेफ्ट एंकल का दिक्कत रहता है, कभी रिस्ट का दिक्कत रहता है, तो उनकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता था। और फॉरेन प्लेयर की कैटेगरी में थे, इसीलिए खलील के पास गई थी चेन्नई सुपर किंग्स। उसके बाद अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग पिक थी नूर अहमद, जिनको 10 करोड़ दे के चेन्नई ने रोका। पूरी स्पिन की फैक्ट्री खोल के रखी है यहाँ पे, अगर बात करूँ मैं चेन्नई की। अश्विन थे, जडेजा थे, फिर नूर अहमद को ले लिया, ये तीन तो बहुत ही खतरनाक पिक थे। उसके अलावा मैं एक बार पूरा स्कैन कर लेता हूँ, और भी स्पिनर है, रचिन रविंद्र भी स्पिन बॉलिंग करते हैं। फिर उसके बाद एक और स्पिनर है श्रेयस गोपाल को इनने कल खरीदा था। तो स्पिन की फैक्ट्री लगा दिया चेन्नई ने। तो जो हमने इमेज वायरल देखी थी जहाँ धोनी ट्रैक्टर चला रहे थे अपने फार्म पे, तो बोल रहे थे ऐसी ही पिच नज़र आएगी चेन्नई सुपर किंग्स की। वो जोक्स अपार्ट, पिच तो बनेगी स्पिन फ्रेंडली, वो बात तो सही है, बट चैलेंज क्या है? आप पूरे स्पिनर, चार चार स्पिनर खिला के अ, सामने वाली टीम को आउट तो कर सकते हो, बट आपके प्लेयरों को भी स्पिन खेलने आनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ओपनिंग कौन करेगा? ऋतुराज गायकवाड़, जो कि स्पिन अच्छा खेलते हैं। डेवन कॉनवे अभी जस्ट टेस्ट मैच आपने देखा था, स्पिन अच्छा खेलते हैं, रिवर्स स्वीप अच्छी खेलते हैं, वो थोड़ा टिक जाएंगे। बट राहुल त्रिपाठी के बाद क्या, दुबे छक्के मारे लग गए, कनेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, वरना दीपक हुड्डा स्पिन में थोड़ा फंसते हैं, धोनी भी स्पिन में फंसते हैं, जडेजा भी स्पिन में फंसते हैं। तो जब आपको फिनिशिंग करनी होगी तो टीम स्ट्रैटेजी करके आएगी कि 16 ओवर के बाद भी एक दो ओवर स्पिनर के रख लो, क्योंकि चेन्नई के पिच पे स्पिन होगा तो फिनिशर्स भी नहीं मार पाएंगे। तो ये जो बोलते हैं ना बोथ साइड, जो कि डबल साइडेड स्वॉर्ड होती है, वैसा हो सकती है, दो धारी तलवार जिसे हम कहते हैं। आप काटोगे भी तो कटने के भी चांसेस उतने ज़्यादा है, तो इससे थोड़ा बचना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। मैं कमेंट्स और देख लेता हूँ।
कमेंट्स भी वही आ रहे हैं कि विजय शंकर को क्यों लिया। भाई विजय शंकर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। उनका जो लंबा कद है, उनका स्टांस है, अगर आप उनका स्टांस देखो, दोनों पैरों में इतना बड़ा गैप रखते हैं कि वो फ्रंट फुट बैक फुट पे इजीली मूव हो जाते हैं। तो स्पिनर को खेलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका बैलेंस वेट होना चाहिए। आपको लग रही है छोटी बॉल है तो बैक फुट पे गए, फुलर बॉल है फ्रंट फुट पे गए, तो ये मूवमेंट उनका तेज़ है। तो विजय शंकर एक अच्छी पिक है मेरे हिसाब से। रचिन रविंद्र को वो घर वापसी करवाई है, सैम करन को घर वापसी करवाई है, जिसको देख के हम सब काफ़ी इंप्रेस थे, क्योंकि 2020-2021 का सीज़न खेला था रचिन रविंद्र ने, और उसके बाद सैम करन ने भी 20-21 का खेला था जहाँ चैंपियन भी बने थे और बहुत अच्छा खेले थे। उसके बाद पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ दिए थे इनको, वहाँ रुके थे ये, बट फाइनली ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा स्कोर नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो शेख रसीद को लिया है जो कि दिल्ली कैपिटल्स में थे, फिर ये किनको लिया है, अंशुल काम्बोज। ये थे मुंबई इंडियंस में, जिनको AK-47 के नाम से हम जानते हैं। बहुत तगड़े बॉलर हैं, इनका रणजी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा जितने विकेट लेते आ रहे हैं। देन मुकेश चौधरी को वापस लाए हैं अपने स्क्वाड में, दीपक हुड्डा को लाए हैं, बट ये हंगरेकर को नहीं ला पाए थे अपनी टीम में, जो कि इनके पास एक स्लिंगिंग एक्शन वाले बॉलर थे, क्योंकि उनकी पथिराना जैसी तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं थी, बट धीरे धीरे ग्रूम किया जा सकता था, बट उन पर भरोसा नहीं दिखाया है। देन आपको दिखेंगे गुरजमप्रीत सिंह, जो कि एक अच्छे पिक है। नेथन एलिस को लिया, जिनको मैं देख के इंटरेस्टिंगली सोच रहा था कि इनको क्यों लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर 140 प्लस डालने वाला इनके पास बॉलर नहीं था, क्योंकि खलील को भी देखें 130-135 डालने वाले बॉलर दिखेंगे आपको, सैम करन भी 130-135 है, अंशुल काम्बोज थोड़े ठीक है। देन आपको नेथन एलिस चाहिए थे, क्योंकि वो अच्छे खासे 140 प्लस डाल सकते हैं। फिर आपको जेमी ओवर्टन दिखेंगे, कमलेश नागरकोटी दिखेंगे, जो कि 2-3 साल से हर फ्रेंचाइज खरीद रहा है बट मैच नहीं खिला रहा है। राजस्थान के पास थे, KKR के पास थे, दिल्ली के पास थे, तीनों के यहाँ से ज़्यादा मैचेस नहीं मिले थे। चेन्नई में रहेंगे तो मैचेस मिलने वाले हैं इनको पक्का से, भले ही एज एन इम्पैक्ट प्लेयर 4 ओवर डाल के जाए, बट ज़रूर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। देन रामाकृष्ण घोष अनकैप्ड प्लेयर है, तो कितने मौके मिलेंगे, बहुत कम चांस है। देन श्रेयस गोपाल लग रहा है बस ले लिया है कि अगर मान लो अश्विन फिट नहीं है, नूर को नहीं खिला सकते क्योंकि 4 फॉरेन टॉप में हो चुके हैं, तो हो सकता है श्रेयस गोपाल को खिला ले। देन वंश बेदी, नॉट अ गुड चॉइस। एंड देन आंद्रे सिद्धार्थ, ये इनको तो लास्ट में ले लिया था क्योंकि पैसा बचा था। तो ये चेन्नई का स्क्वाड नज़र आ रहा है, 25 का स्क्वाड, एक अच्छा स्क्वाड पिक किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। 119.95 करोड़ लगा चुके हैं, 5 लाख बजाय। दे दो चैपॉक के वेन्यू पे कुछ ना कुछ बनवा दो, वहाँ पे 5 लाख बहुत होते हैं क्यूरेटर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा ये 5 लाख, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉगेस्ट प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ दिखेंगे आपको, देन डेवन कॉनवे दिखेंगे, राहुल त्रिपाठी एट नंबर 3 दिखेंगे, क्योंकि जल्दी विकेट गिरा तो रचिन रविंद्र बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, तो मैं उनको एक नंबर नीचे रखना चाहता हूँ। देन दीपक हुड्डा दिखेंगे या फिर विजय शंकर, दोनों में से कोई एक खेलेगा। देन शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, सैम करन, फिर रविचंद्रन अश्विन दिखेंगे आपको। देन नेथन एलिस और पथिराना रहेंगे हमारे फॉरेन पेसर्स। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉगेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। और अगर आप देखेंगे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं कि क्या हो सकते हैं फॉर द इम्पैक्ट प्लेयर, तो इम्पैक्ट प्लेयर के लिए इनके पास बहुत ऑप्शन है। पहला तो विजय शंकर, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, और दूसरे खलील अहमद, जो कि पहले बॉलिंग आई, 4 ओवर डलवाओ, फिर फटाफट से MS धोनी को ही लिया वापस। क्योंकि मेरा चैलेंज बस एक यही है कि 1-2 साल जितना भी खेलना है धोनी को खेल लें, बट इनको एक विकेट कीपर अभी से लेकर रखना पड़ेगा, ताकि वो धोनी के साथ रहते रहते तैयार हो सके। तो मुझे लगा था ये जाएंगे पंत के पास, बट जब जब लखनऊ ने 27 करोड़ बोला ना, तो सब हक्के बक्के रह गए। भाई 27 करोड़, बचेगा ही नहीं पैसा, बट पंत को पैसा देना बनता है क्योंकि वो विकेट कीपर है, कैप्टनसी करके देंगे। और कहीं भी खिला लो, ओपनिंग करवानी ओपनिंग करवा लो, मिडल ऑर्डर कराना वो करवा लो, या फिर फिनिशिंग करवा लो। तो 3 डायमेंशनल प्लेयर मिलने मुश्किल होते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको एक विकेट कीपर अभी भी चाहिए, जो धोनी के जाने के बाद उनके साथ रह के मेंटोरशिप में सीखे और आगे बढ़ते रहे। तो ये था चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड। मैं इनको रेट करूंगा 7.9 या फिर 8, 7 तो रखूंगा, थाला फॉर अ रीज़न, तो मैं 7.9 रेट करूंगा इनको फॉर देयर स्क्वाड। आपको क्या लगता है, 10 आउट ऑफ 10 है चेन्नई, या फिर कहाँ लूप होल है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं फटाफट से कमेंट सेक्शन पढ़ते चलता हूँ। यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि कौन है सबसे महंगे प्लेयर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, तो मैं आपको फटाफट से एक बार लिस्ट देख के बता देता हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई के लिए सबसे महंगे गए हैं नूर अहमद, 10 करोड़, जो मैंने आपको बता चुका है। देन अश्विन को भी 9.75 करोड़ दिए, जो कि महंगे लिस्ट में आते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसा दे दिया है। बट अश्विन हम जानते हैं कि स्किल के साथ आते हैं, और वो बोलते भी थे कि मैं चेन्नई के अगेंस्ट खेलता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है, बट अब उनके लिए खेलेंगे और उनके टीम के लिए विकेट लेंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है जो कि उनको वो फील करना था, वो उनको फील करने को मिलेगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टीम की ओर, जो कि है KKR, कोरबुल बुजीतपुरे, डिफेंडिंग चैंपियंस, जिनने सबको हक्का बक्का कर दिया। पहला, श्रेयस अय्यर के पीछे नहीं भागे, और उनको पहली बार तो रिटेन नहीं किया था, फिर उनके पीछे ऑक्शन में भी नहीं भागे, 15 करोड़ के बाद छोड़ दिया, जाने दो जहाँ जाने जाने दो। फिर क्या हुआ, वेंकटेश अय्यर को दे दिया 23.75 करोड़। तो इससे एक बात क्लियर हो चुकी है, ये पूरे स्क्वाड में सबसे महंगे प्लेयर है, क्योंकि इनके बाद जो पहला रिटेंशन था वो था 13 13 करोड़ में रिंकू सिंह।
तो रिंकू सिंह को कैप्टन बनाना मुझे अब लग रहा है इनके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा महंगे पिक गए हैं वेंकटेश अय्यर। और अगर कैप्टनसी करेंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, और बैटिंग करेंगे तो एज एन ओपनर खेलेंगे या फिर 3 नंबर, उसके नीचे नहीं जाएंगे। और बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे 2 ओवर कम से कम। तो वेंकटेश को कैप्टन बनाना मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू रिंकू। क्योंकि रिंकू को अगर आपने कैप्टन बना दिया तो आपको दोनों इनिंग में उनको लेकर चलना पड़ेगा। फील्डिंग अच्छी करते हैं मान लिया, बट बैटिंग के बाद फील्डिंग तो अभी के सारे यंगस्टर अच्छी कर सकते हैं। तो रिंकू को आप इम्पैक्ट में यूज़ कर सकते हो, बैटिंग करवाया बाहर बैठा दिया, तो ये चीज़ कर सकते हैं। बट इम्पैक्ट का ये बात ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट में है तो वो ग्राउंड पे दिख भी नहीं सकते, एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर भी नहीं आ सकते। तो ये भी चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा केकेआर को। तो चलिए केकेआर का डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ भाई, सबसे महंगे प्लेयर वेंकटेश है। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था तो हाँ, वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे प्लेयर है 23.75 करोड़ के लिए। फिर उसके बाद इनने ऑनरिक नोकिया को लिया है। तो नोकिया को लेने की स्ट्रैटेजी मैं आपको क्लियर बता दूँ। इनको पता था मिचेल स्टार्क नहीं मिलेंगे, जॉश हेजलवुड नहीं मिलेंगे, और इनको पेस बैटरी चाहिए थी, ना जॉफ्रा आर्चर मिलते हैं इनको। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करते हुए इनने सबसे अच्छा पिक पकड़ा ऑनरिक नोकिया का, जो कि ईडन गार्डन्स में काम आएंगे। 6.5 करोड़ एक अच्छी डील है मेरे हिसाब से, ज़्यादा महंगे नहीं गए। तो ये दो क्वेश्चन मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है, मैं फटाफट से एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ आप सभी के। विकेट कीपर, हाँ विकेट कीपर दो है ना, क्विंटन डिकॉक को लिया है एंड रहमानुल्लाह गुरबाज को लिया है। ये भी एक सरप्राइज था। विकेट कीपर दोनों के दोनों फॉरेन। तो ये तो मैंने कभी नहीं देखा कोई फ्रेंचाइज करती है कि विकेट कीपर लिया तो एक इंडियन एक फॉरेन ले सकते थे, ताकि अगर आपको एक फॉरेन प्लेयर निकालना है तो फटाफट से आपने विकेट कीपर रिप्लेस किया और खिला लिया। बट यहाँ तो उल्टा ही कर दिया है। यहाँ पे ऐसा कर दिया है कि दोनों फॉरेन विकेट कीपर, दोनों में से कोई ना कोई एक पक्का खेलेगा, चाहे क्विंटन डिकॉक को खिलाना पड़े या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज को। तो ये दो क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे थे, तो मैंने देख लिया केकेआर के। अब बात कर लेते हैं स्क्वाड की फटाफट से। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे रिंकू सिंह, फिर आपको दिखेंगे वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण, जो कि टॉप 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनके इर्द गिर्द टीम बनाने का प्लान किया। इनने कल जो रॉमन पॉवल को खरीदा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक थी और अच्छी पिक थी। और उनने समझ लिया कि आंद्रे रसल 1-2 साल और खेलेंगे तो रॉमन पॉवल की हमें फैसिलिटी और ज़्यादा मिल सकती है। तो एक अच्छा पिक नज़र आ रहा है। और मैं क्वेश्चन देख लो थोड़े बहुत। लास्ट राउंड में रहाणे को लिया है, करेक्ट। 1.5 करोड़ में लिया है। कैप्टन की चॉइस रहाणे, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। बट मुझे नहीं लगता कि रहाणे कैप्टन बन पाएंगे, क्योंकि पूरे 14 मैच खेलने मुश्किल है T20 फॉर्मेट। स्पिन अच्छी खेलते हैं, सेंचुरी भी है मान लिया, बट अब एज भी ज़्यादा हो गई है, टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बिग नो, नहीं बन पाएंगे रहाणे कैप्टन। नया कैप्टन बनेगा वेंकटेश अय्यर, या फिर चाहिए तो रिंकू सिंह। उसके अलावा कोई कैप्टन की चॉइस ज़्यादा यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं। सरप्राइज मत होइएगा अगर रॉमन पॉवल को कैप्टन बना दिया, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है। तो ये भी चीज़ हो सकता है। उसके बाद आपको दिखेंगे आंद्रे रसल जिनको रिटेन किया। देन आपको दिखेंगे हर्षित राणा जो कि रिटेन हुए हैं। देन रमनदीप सिंह को रिटेन किया, जो कि एक बहुत अच्छी पिक नज़र आ रही है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं वो फटाफट से देख लूँ। देन वेंकटेश अय्यर एज यूजुअल। फिर आपको दिखेंगे क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, फिर ऑनरिक नौकिया दिखेंगे, अंग्रीश रघुवंशी दिखेंगे आपको, फिर वैभव अरोरा इनने अपनी टीम में वापस लिया है। और उसके बाद मयंक मार्कंडे को लिया है इनने। मयंक मार्कंडे को लेने का रीज़न, सूर्य शर्मा नहीं मिले थे इनको, तो इनको स्पिनर चाहिए थे, क्योंकि इनके पास स्पिन की फैक्ट्री थी एक टाइम पे जब ये भी बॉलिंग करते थे। जो मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, सूर्य शर्मा बात कर लो, वो बॉलिंग करते थे, सुनील नारायण थे, वरुण चक्रवर्ती थे, ये तीनों मिलके 12 ओवर में रन ही नहीं देते थे। फिर अनुकूल रॉय आ जाए तो बात ही खत्म। तो इनके पास स्पिन की फैक्ट्री थी, तो वो बैलेंस करने के लिए इन्हें मयंक मार्कंडे को लिया है। देन रॉमन पॉवल है जो कि कैप्टनसी अच्छे करते हैं। देन स्पेंसर जॉनसन, इन्हें बहुत अच्छा प्लेयर पिक किया है। मुझे लग रहा था ये पंजाब में जाएंगे, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग को ये बहुत पसंद है। रिकी पॉन्टिंग के दो फेवरेट करंट प्लेइंग जो ऑलराउंडर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं इन T20 फॉर्मेट, वो एक स्पेंसर जॉनसन है और एक जेवियर बाटलेट है। तो जेवियर बाटलेट को तो ले लिया पंजाब ने, बट स्पेंसर जॉनसन को नहीं लिया, वो थोड़ा सरप्राइज था पंजाब के लिए। और ना जीटी ने इनको राइट टू मैच किया। तो ये केकेआर को एक अच्छे प्लेयर मिल गए। उसके बाद लवनीत सिसोदिया लास्ट में लिया इनको, रहाणे को भी लास्ट राउंड में लिया है, अनुकुल रॉय को भी बेस प्राइस पे लिया है, मोइन अली को भी इनने बेस प्राइस 1.5 करोड़ में लिया है, कुछ उसके आसपास। देन सबसे अच्छी पिक उमरान मलिक बिके हैं। मेरे को लग रहा था उमरान मलिक 150 प्लस डालने वाला बॉलर अनसोल्ड जाए, ये मैं नहीं देख सकता था, और वही देखने को मिला। अनसोल्ड तो नहीं गए, ये एक अच्छी बात है, बट प्राइस कम रहा, बेस प्राइस पे पिक हो गए। एंड देन मनीष पांडे वापस बैक टू होम मुंबई खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वापस एक केकेआर के लिए मुंबई से खेल चुके हैं, सनराइजर्स से खेल चुके हैं, पंजाब से खेल चुके हैं, और हमेशा से फील्डिंग में अपने पूरे एफर्ट्स देते हैं। कैचिंग एबिलिटी बहुत तगड़ी है इनकी, और मैच फिनिश भी कर सकते हैं। तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए नजर आ सकते हैं मनीष पांडे फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं तब तक क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ अगर कुछ है तो। हाँ, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर में मेरे हिसाब से इंडियन होने वाले हैं इनके लिए, जो कि मैंने नीचे यहाँ पे लिख के भी दिए हैं। अजिंक्य रहाणे आ सकते हैं, या फिर मयंक मार्कंडे आ सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। पहले बैटिंग करो, रहाणे से बैटिंग करवा के बाहर बैठा दो। पहले बॉलिंग करो तो मयंक मार्कंडे से बॉलिंग करवाओ और उनको बाहर बैठा दो। तो ये चॉइस हो सकती है। उसके अलावा आप देखें तो क्विंटन डिकॉक है, सुनील नारायण है, दोनों फॉरेन ओपनर्स रखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक और चैलेंज है, दोनों फॉरेनर, दोनों लेफ्ट हैंडर्स। तो
यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन होने वाली है टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अगर वेंकटेश अय्यर के साथ भी गए ओपनिंग करवाने तो फिर से दोनों लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। तो जो हम बोल रहे थे एक टाइम पे शुभमन गिल इनके लिए ओपनिंग करते थे, वो एक अच्छे पिक होते थे, बट अभी इनको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन में और क्या ऑप्शन है। रघुवंशी ओपनिंग कर सकते हैं, 3 नंबर इज़ ऑलवेज अ ओपनर काइंड ऑफ थिंग, तो वो भी ओपनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, फिर आपको दिखने वाले हैं हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव अरोरा इन द स्क्वाड। यहाँ पे हर्षित राणा को अब स्क्वाड और पेस बैटरी को लीड करना पड़ेगा क्योंकि मिचेल स्टार्क नहीं है और ऑलरेडी हर्षित राणा डेब्यू कर चुके हैं। तो ये थी कोलकाता नाइट राइडर्स आप सभी के लिए। 5 लाख का पर्स बचा है, मुझे गिफ्ट कर दो या फिर हमारे फैंस में बांट दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख कहीं यूज़ नहीं हो पाएंगे। 119.95 करोड़ यूज़ हो चुके हैं। इनका भी स्क्वाड साइज 21 का रह गया है, तो इनका भी स्क्वाड छोटा नज़र आ रहा है। इनको और मेहनत करनी पड़ेगी, पहले ओपनिंग देखनी पड़ेगी किससे करवानी है, और 4 फॉरेन प्लेयर्स पे भी काम करना पड़ेगा कि जो हम नया मेंशन किए हैं वही 4 करेक्ट है या फिर कुछ और सोच रखती है यहाँ पे केकेआर की टीम। उसके अलावा कैप्टनसी तो बहुत बड़ा सवाल है, जो कि कुछ दिन में वो रिलीज़ कर देंगे कि किनको कैप्टन बनाने वाले हैं। तो आप कितना रेट करते हैं केकेआर को? मैं बोलूँगा चैंपियन टीम थी उसके हिसाब से 7.5। मैं इतना अच्छा नहीं मान रहा केकेआर को, क्योंकि डिफेंडिंग टीम थे आप, ना आप नीतीश राणा को ले पाए, ना आप श्रेयस अय्यर को अपने स्क्वाड में ले पाए। इसके बाद बात करेंगे जो तीसरा साल खेलने वाली है, चौथा साल खेलने वाली टीम, जो कि है जीटी की टीम। आते ही तहलका मचाया था जब हार्दिक पांड्या थे इनके पास। पिछले साल से कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे शुभमन गिल, जिनने कैप्टनसी अच्छी की थी, जितने रिसोर्स से उनको अच्छे से यूज़ किया था, मोहित शर्मा को एंड मोहम्मद शमी को बहुत अच्छे से यूज़ किया था इनने। बट अब इनको नया स्क्वाड मिल चुका है, जो कि थोड़ा चैलेंज होने वाला है। शुभमन गिल के बारे में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो मैं फटाफट से देख लेता हूँ। शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस नहीं, गुजरात टाइटंस के लिए अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो एक बार स्क्वाड देख लेते हैं फटाफट से, जहाँ पे आपको दिखेंगे शुभमन गिल, फिर राशिद खान एंड साई सुदर्शन। उसके बाद आपको राहुल तेवतिया दिखेंगे जिनको रिटेन किया है, फिर आप दिखेंगे शाहरुख खान को रिटेन किया था। देन जॉस बटलर एक बहुत अच्छी पिक थी इनकी, थोड़े महंगे गए थे बट बटलर को लेने एक अच्छा ऑप्शन था। सिराज को इनने खरीदा, मतलब बॉलिंग तो इनके पास थी, पिछले साल तक भी थी, इस साल भी बॉलर्स पे बहुत इन्वेस्ट किया है। अगर मैं फटाफट से स्कैन करके बता दूं तो राशिद है बॉलिंग में, तेवतिया 1-2 ओवर दे सकते हैं, शाहरुख खान ऑलराउंडर है, मोहम्मद सिराज आ गए, ककीस रबाडा आ गए, प्रसिद्ध कृष्णा आ गए। फिर मैं और देखूँ स्कैन करते हुए तो वाशिंगटन सुंदर बॉलर है, चिराल कोइट्जे आ गए इनके पास, अरशद खान आ गए इनके पास। तो बॉलिंग बहुत तगड़ी होने वाली है। फिर जयंत यादव भी हैं, ग्लेन फिलिप्स भी हैं जो कि ऑलराउंडर है, तो ईशांत शर्मा भी लिए हैं, आर साई किशोर भी लिए हैं। तो भाई आशीष नेहरा ने बॉलर्स को लेने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ी, धनाधन बॉलर लिए, धप्पा धप बॉलर लिए और काम किया अपने स्क्वाड पे। तो आप स्क्वाड देख सकते हैं, लेफ्ट में आपको पूरे दिखेंगे। 15 लाख का स्पर्स है, 119.85 करोड़ जा चुके हैं। 15 लाख में तो कोई प्लेयर नहीं आएगा, हमें गिफ्ट कर दो। 25 लाख का स्क्वाड हो चुका है, 25 का स्क्वाड हो चुका है, माफ़ कीजिएगा। इंटर स्क्वाड मैच हो सकता है, 3 प्लेयर मैच देख सकते हैं आराम से बैठ के, 22-22 प्लेयर आराम से है। बात करेंगे इनकी स्ट्रॉगेस्ट प्लेइंग 11 की, तो बटलर को खिलाएंगे ये, फिर शुभन गिल खेलते हुए नजर आएंगे, देन साई सुदर्शन है इनके पास। फिर आप देखेंगे शाहरुख खान है इनके पास, शफिन रदरफर्ड है, राहुल तेवतिया खेल सकते हैं मे बी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। उसके बाद आप देखेंगे वाशिंगटन सुंदर, राशिद खान पक्का खेलने वाले हैं, कगीसो रबाडा पक्का खेलने वाले हैं, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये 2 पेसर्स इनको रखने पड़ेंगे स्क्वाड में, तब ये बहुत ही अच्छा बैलेंस स्क्वाड नजर आएगा यहाँ पे गुजरात टाइटंस का। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा था कि इनके पास इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइसेस इनसे अच्छी किसी के पास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इनके इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस देखिए, मैं क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, क्वेश्चन आया इम्पैक्ट प्लेयर पे ही है, तो वहीं पर लोमरो और यहाँ पे मैंने डाला है आर साई किशोर, जो कि दोनों प्रूवन अच्छे मैच विनर्स हैं। एक अच्छी बैटिंग कर सकते हैं महिपाल लोमरो, आरसीबी में थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, तो एक अच्छे इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस हो सकते हैं। और दूसरे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे साई किशोर, आर साई किशोर बॉलिंग करो, 4 ओवर 15-20 रन दो और चले जाओ, ये काम करते हुए नजर आ सकते हैं आर साई किशोर। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कितना रेट करोगे, तो मैं थोड़ा हायर रेट कर रहा हूँ इनको, 8.5 देने तक का रेट कर रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल हम सब बोलते हैं बैट्समैन का गेम हो चुका है, बट आपको बॉलर्स भी चाहिए। हर बार बॉलर्स 200 पिटेंगे तो हर बार 200 नहीं बनेंगे बैट्समैन से, या फिर चेस कर रहे हो या फिर डिफेंड कर रहे हो, कहीं भी 200 बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग है तो बॉलिंग को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथन करने पे गई है जीटी, जो कि देख के अच्छा लगा, क्योंकि पार्थिव पटेल अभी जुड़े हैं उनके पास एज एन असिस्टेंट कोच, और नेहरा जी तो काम कर ही रहे थे अपनी उल्टी टोपी करके, तो उनने भी बहुत मेहनत की है स्क्वाड को बनाने में। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा स्क्वाड नजर आ रहा है। एक और बार फटाफट से आपको स्कैन करके बता दूं पूरा स्क्वाड, तो शुभमन गिल है, राशिद खान है, देन साई सुदर्शन है, राहुल तेवतिया दिखेंगे, शाहरुख खान दिखेंगे, जॉस बटलर दिखेंगे, सिराज दिखेंगे, देन कागीसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, फिर आपको तीसरी लाइन में दिखेंगे निशांत संधू, महिपाल लोमरो, कुमार कुशार्ग, देन अनुज रावत, मानव सुथार एंड वाशिंगटन सुंदर। उसके बाद आपको दिखने वाले हैं जिराइल कोइट्जिया, अरशद खान, फिर आपको दिखने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर गुरनूर ब्रार, जिनको बहुत कम देखा है हमने बट बहुत इफेक्टिव प्लेयर होने वाले हैं। देन शफिन रदरफर्ड, आर साई किशोर, ईशांत शर्मा दिखेंगे जिनको लास्ट में पिक किया गया। मेरे हिसाब से जीटी को ईशांत
शर्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट नेहरा ईशांत शर्मा मिलके जो प्रसिद्ध कृष्णा सिराज है ना, इनको और स्ट्रेंथन करेंगे, जिससे फाइनली फ़ायदा होने वाला है टीम इंडिया को। उसके बाद आपको दिखने वाले हैं जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, एंड देन दो बॉलर्स और दिखेंगे आपको, कामिर जन्नत दिखेंगे फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, एंड देन कुलवंत खिजरोलिया देखने को मिलेंगे, जो कि राजस्थान रॉयल्स से एक दो सीज़न खेल चुके थे, जीटी से भी खेले थे, बट इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने का। तो ये होगी बात जीटी की, आप कितना रेट करते हैं और आपको क्या लगता है, मेरे जो मैंने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 दी है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर रिप्लेस होने चाहिए, किससे रिप्लेस होने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टीम की ओर, जो कि है एक और खतरनाक टीम, जो कि है दिल्ली कैपिटल्स, जिनके ऋषभ पंत तो गए बट उनने ले लिए दो कैप्टन, जहाँ पे आपको दिखेंगे सबसे पहले कैप्टन के रूप में केएल राहुल, जो कि कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, और उनके अलावा फाफ भी है। तो देखना होगा कि किसको देते हैं कप्तानी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरदर्द हो चुका है अब पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो यहाँ पे अगर इनके पूरे स्क्वाड को फटाफट से स्कैन कर लेते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत होगी केएल राहुल, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव के साथ, जिसमें पहली लिस्ट में दो तो रिटेन थे, अक्षर और कुलदीप को रिटेन किया था। देन ट्रिस्टन स्टेप्स को रिटर्न किया था, अभिषेक पोरेल को रिटेन किया था, मिचेल स्टार्क इनको बहुत सस्ते मिल गए भाई, लगभग 11.5 करोड़ में ले लिया मिचेल स्टार्क को। पिछले साल तक 24.75 करोड़ के थे, आधे रेट में मिले हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील है मिचेल स्टार्क की। उसके बाद जेक फ्रेजे मैकर को आरटीएम में लिया, लगभग 9 करोड़ के ऊपर गए थे। देन हैरी ब्रूक, फालतू चॉइस, भले ट्रिपल हंड्रेड बना के आ रहे हैं, और पिछले सीज़न भी इनने अपनी सेंचुरी लगाई थी सनराइजर्स से खेलते हुए, बट नहीं, मैं नहीं बोलता कि इतना डिजर्व करते थे जिनको इतनी ज़्यादा बिडिंग करके लिया। देन टी नटराजन एक अच्छी पिक है, सनराइजर्स ने इनको भी जाने दिया, सरप्राइज वहाँ भी था। करुण नायर को लिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है। देन समीर रिजवी को लिया है, जो कि चेन्नई के पास थे, चेन्नई इनको रिटेन नहीं कर पाया। आशुतोष शर्मा आए हैं एज अ फिनिशर, मेरे को लग रहा था कि आरटीएम के लिए पंजाब किंग्स इनके पास जाएगा, बट पंजाब इनको भी नहीं आरटीएम करता है। देन मोहित शर्मा आते हैं इनके पास, जो कि एक और खतरनाक आते हैं डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट। बस एक ही दिक्कत है, दिल्ली का ग्राउंड छोटा है, वहाँ जब वहाँ पसीने निकलते हैं ना, तो मोहित को पसीना बहुत आते हैं, तो उनकी जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन है वो अच्छी से नहीं निकलती है, तो एग्जीक्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे इस बॉलर्स को। देन फाफ डू प्लेसी हो सकता है कप्तानी करे, अगर केएल राहुल को नहीं करनी है कप्तानी तो। देन मुकेश कुमार को आरटीएम में पिक किया, इनको भी लगभग 9 करोड़ दे दिए, तो बहुत बड़ा पिक था ये। उसके बाद आपको दर्शन नालकंडे दिखेंगे, देन विपराज निगम दिखेंगे आपको, दुष्मन था चमीरा फ्रॉम श्रीलंका देखने को मिलेंगे आपको। फिर इनने डोवेन फेरारा को लिया है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये एस से 20 बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं। देन अजय मंडल है इनके पास, मनवंत कुमार है इनके पास, देन त्रिपुरा विजय एंड माधव तिवारी। तो ये एक अच्छा स्क्वाड है, बहुत सारे अनफेमिलियर नेम है, अनकैप प्लेयर्स ज़्यादा है, बट ऑल इन ऑल स्क्वाड मेरे हिसाब से अच्छा बन चुका है दिल्ली कैपिटल्स का। इनने जब केएल राहुल को 14 करोड़ में लिया, तो वहीं स्टील बन गई थी ये डील कि स्क्वाड अच्छा बन जाएगा, लगभग 10 करोड़ में कम में बिके हैं केएल राहुल, क्योंकि इनका नाम लेट आया था। सब श्रेयस अय्यर को पैसा दे चुके थे, अर्शदीप के ऊपर पैसा लगाने के लिए रेडी थे, चहल के पीछे रेडी थे, और पंत के पीछे पैसा लगाने के लिए रेडी थे। तो जब केएल राहुल का नंबर आया, तब तक पैसे कम बचे थे, तो वही एक रीज़न था कि केएल राहुल सस्ते में निपट गए, और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से उनको उतना पैसा नहीं मिल पाया है, और हो चुका है जहाँ पे ऋषभ पंत जा चुके हैं लखनऊ, और केएल राहुल आ चुके हैं वापस डीसी में। तो पूरी तरीके से अक्षय कुमार वाला ये स्विच हो चुका है, जो कि देख के हम सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे। तो मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर कोई सवाल आए हैं। क्वेश्चंस टाइम फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स महंगा प्लेयर सबसे 14 करोड़ में केएल राहुल ही है, बट मेरे हिसाब से 20 करोड़ तो मिनिमम जाना चाहिए था इनको, जो कि हमने बोल भी किया था। मिचेल स्टार्क का प्राइस रुको मैं देख के बताता हूँ, 11.75 करोड़ मिचेल स्टार्क का प्राइस। बाकी अनकैप प्लेयर ज़्यादा लिए हैं, करेक्ट। एंड देन आप पूछा आशुतोष सिंह, आशुतोष 3.8 करोड़ में बिके हैं, जेक फ्रेजर मैकर एग्जैक्ट 9 करोड़ में बिके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने पिक कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की, जहाँ ओपनिंग करते नजर आएंगे जेक फ्रेजर मैकर विद केएल राहुल। यहाँ पे भी बहुत सारे सिचुएशन होंगे जहाँ आप मुझे बोलोगे नहीं भाई ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, हैरी ब्रूक को ओपनिंग करने के लिए भेजा जा सकता है, बट देखते हैं इंटरेस्टिंगली क्या हो सकता है, क्योंकि फाफ का भी एक ऑप्शन है ओपनिंग करवाने का, तो वो भी एज एन ओपनर आ सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेंगे अभिषेक पोरेल, हैरी ब्रूक, टिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, फिर अक्षर पटेल, फिर उसके बाद आपको दिखेंगे मिचेल स्टार, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार एंड टी नटराजन। मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लेइंग 11 उतार सकती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम इन दिस आईपीएल 2025। आपको क्या लगता है क्या हो सकते हैं चेंजेस, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं फटाफट से चैट देखता चल रहा हूँ, चैट पे भी ज़्यादा कुछ अभी आ नहीं रहा है अपडेट। चैट में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपडेट है, सही करेक्ट, समीर रिजवी आने वाले हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि वो चेन्नई से भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते थे। मोहित शर्मा भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के अच्छे चॉइस है, करेक्ट, क्योंकि जीटी भी उनका एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करती थी कि जब बॉलिंग करनी है तो उनसे बॉलिंग करवा लो, क्योंकि एज हो चुकी है, फील्डिंग में थकान हो जाएगी उनको, तो एक पार्ट करवाना उनसे ज़रूरी है, क्योंकि बैटिंग तो वैसे भी इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि 11 नंबर पे बैटिंग करने वाले प्लेयर को टीम में रख के मेरे हिसाब से कुछ खास होने नहीं वाला है। उसके बाद मैं फटाफट से और भी क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस टाइम। तो अभी कुछ शांति बनी हुई है, सब वेट कर रहे हैं आरसीबी का, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आरसीबी आ रहा है, आरसीबी आ रहा है। आरसीबी के बहुत सारे फैंस आए हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो आरसीबी के बढ़ने से पहले मैं और भी चैट के कुछ क्वेश्चंस देखना चाहता हूँ, 1 मिनट का टाइम।
तो क्वेश्चंस तो कुछ खास दिख नहीं रहे, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टीम की ओर, जो कि है सबसे ज़्यादा डिमांड में टीम, साडा पंजाब, जो जाना जाता था पंजाब किंग्स, पहले किंग्स 11 पंजाब के नाम से। तो इनने भी बहुत अच्छा स्क्वाड खरीदा है। मैं पैरेलली देखता चल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की ओर, जो कि है पंजाब किंग्स, जहाँ पे इनके तीन टॉप बैट्समैन या फिर परचेजेस की बात करें तो श्रेयस अय्यर 23.75 करोड़, उसके बाद आपको दिखेंगे 18 करोड़ के यूजी चहल, और 18 करोड़ के दिखेंगे आपको अर्शदीप सिंह। स्टील डील, हेड्स ऑफ टू पंजाब किंग्स, बहुत तगड़े प्लेयर पिक किए हैं इनने। बट इनने इन्वेस्ट किया बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग थे तो उन्होंने स्टोइनिस को लिया, ग्लेन मैक्सवेल को लिया, देन प्रभ सिमरन को रिटेन किया था, देन हमने देखा शशांक को इन्हें रिटेन किया था। ये अच्छी चॉइस थी। बट नेहाल वधेरा को मुंबई इंडियंस के जबड़े से खींच के निकाल के लाए और इतना ज़्यादा प्राइस हाई कर दिया कि उनको नहीं ले पाई मुंबई इंडियंस की टीम। तो एक बहुत अच्छा चॉइस था। देन विष्णु विनोद, सरप्राइजिंगली ये भी मुंबई इंडियंस में थे 2-3 साल से। इनको किसी ने नहीं सोचा था कि पिक कर लेगी यहाँ पे PBKS, बट पंजाब ने इनको अपनी टीम में लिया। देन देख रहा हूँ मैं विजय कुमार विशांक, ये भी आरसीबी में थे, इनको भी रिटेन नहीं किया यहाँ पे आरसीबी ने। देन यश ठाकुर एक अच्छी पिक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये इफेक्टिव होने वाले, क्योंकि लखनऊ से बॉलिंग करते हुए 140 डाल के एक्यूरेसी के साथ यॉर्कर डालना, स्लोअर वन डालना इज़ एन आर्ट, जो कि यश ठाकुर कर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। देन हरप्रीत बरार कहीं और जा ही नहीं सकते थे, वापस अपनी होम टीम के लिए आ गए हैं पंजाब किंग्स के पास। चेन्नई भागा था इनके पीछे बहुत, राजस्थान रॉयल्स भागा था बहुत, बट नहीं पकड़ पाए थे इनको पूरी तरीके से। देन मार्को यंसन एक अच्छी पिक थी, जहाँ लग रहा था बिड होने दो हाई, बट सनराइजर्स ले जाएगा इनको अपने पास, बट ऐसा नहीं हुआ। सनराइजर्स ने भी मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम नहीं ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं मार्को यंसन। उसके अलावा बात आने दो फॉरेन प्लेयर्स में, जॉश इग्लेस दिखेंगे, जो कि अभी कंफ्यूजिंग है कि कौन ओपनिंग करेगा। क्या दोनों अनकैप्ड ओपनर के साथ जाएगा पंजाब, या फिर जॉश इग्लेस के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देन लॉकी फर्ग्यूसन, हमेशा से मैंने पंजाब को देखा है, एक फास्ट बॉलर इनको लीथल चाहिए, जो कि भाई जबड़े तोड़ दे, शरीर तोड़ दे, विकेट मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेट ली थे इनके पास शुरुआती दौर में, जो हमने देखा था। फिर हमने देखा था इनने बहुत टाइम दिया था मिचेल जॉनसन को, भी अपने टीम में रखा हुआ था। फिर अर्शदीप सिंह भी आ गए, जो कि अभी एक्यूरेट होता जा रहे हैं धीरे धीरे। देखो तो इनके पास स्पेस बैटरी हमेशा से रही है। हमने देखा था सैम करन को इनने बहुत टाइम तक अपनी टीम में रखा था, फिर क्रिस जॉर्डन को रखा था, जब वो 30 रन खा गए तब उनको जाने दिया था। तो ये पेस बैटरी पे बहुत मेहनत करते हैं। पिछले साल तक नेथन एलिस भी इनके पास थे, जिनको अब जाने दिया है। तो पेस बैटरी ये स्ट्रॉन्ग हमेशा से रखना चाहते हैं और रखने में कामयाब भी हो जाते हैं। बट किसको कब ओवर देना है वो सब कैप्टनसी और टीम मैनेजमेंट डिस्कस करती है। बस वहाँ पे अर्शदीप का प्लान अच्छा है, 2 ओवर पावर प्ले में और 2 ओवर डेथ में। बाकी ये जो मिडिल ओवर्स में ख़राब कर देते हैं ना काम, वहाँ से गड़बड़ी का टाइम शुरुआत होता है पंजाब के लिए। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि श्रेयस अय्यर कैसी कैप्टनसी करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन मतलब एक तरीके से आईपीएल के चैंपियन बन के आ रहे हैं। तो फॉर्म भी था, क्लास भी थी, मैनेजमेंट अच्छा मिला था, साथ में कैप्टनसी ऑलरेडी अच्छी करते थे, क्योंकि हमने देखा था 2 साल इनने दिल्ली कैपिटल्स को कैप्टनसी की थी और फाइनल में भी लेके गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में इनका बैक इंजरी हुआ था, तो पंत कैप्टन बने थे, तब पंत वहाँ से ग्रो हुए थे। तो श्रेयस अय्यर इज़ अ प्रूवन कैप्टन, तो ये कैप्टनसी अच्छी करने वाले हैं। तो एक ये अच्छी पिक थी। लॉकी फर्ग्यूसन को इन्वेस्ट किया इनने बहुत ज़्यादा, पहले लगा कि क्या इनके पीछे भागेगा, वो उनने बिडिंग छोड़ दी। लग रहा था जीटी इनको रिटेन कर जाएगा या फिर आरसीबी राइट टू मैच यूज़ कर जाएगा, बट तीनों में से कुछ नहीं, वो पंजाब किंग्स में आ चुके हैं और सस्ते दाम में मिल चुके हैं इनको। देन उसके बाद अजमतुल्ला उमर जाई को लिया है, और ये हमेशा ऐसा करते हैं, जो कि छोटे छोटे कंट्रीज़ के प्लेयर होते हैं वो एक दो ज़रूर पिक करते हैं। इस बार अजमतुल्ला उमर जाई लिए हैं, पिछले साल तक सिकंदर रजा थे इनके पास। तो ये एक छोटे कंट्री के प्लेयर लेके रखते हैं, जो कि एक असेट साबित हो सकते हैं बहुत टाइम तक। ये मुजीबुर रहमान के पीछे टिके हुए थे कि हम उनको लेके रखेंगे थोड़ा एक्स फैक्टर की तरह, बट उनकी भी पिटाई हुई थी। और एक बॉलर 4 ओवर अच्छे डाल दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी 16 ओवर में आपकी पिटाई हो चुकी है। तो वो भी उनको समझ में आ गया था कुछ ही देर में। उसके बाद अगर हम बात करें इनके पास स्क्वाड में कौन है, हरनूर सिंह दिखेंगे, कुलदीप सेन वापस आ चुके हैं, जो कि केकेआर से खेल चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स से खेल चुके हैं। देन प्रियांश आर्या दिखेंगे, प्रियांश आर्या बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं दिल्ली प्रीमियर लीग में, फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी, 6 छक्के मार के आ रहे हैं, तो एक अच्छी स्टील डील है। देन आपको दिखेंगे एरन हार्डी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो कि एज अ फिनिशिंग रोल प्ले कर सकते हैं। बट कितने फॉरेनर भाई, रिकी पॉन्टिंग, सुधर जाओ, इतने फॉरेन प्लेयर्स। और जब भी रिकी पॉन्टिंग किसी भी फ्रेंचाइज में जाते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलियन की लाइन लगा देते हैं। जब दिल्ली कैपिटल्स में थे, डेविड वार्नर को ले लिया, मिचेल मार्श को ले लिया, मतलब और भी नाम था, अभी मेरे को जेक फ्रेजर मैकर था उनके पास। तो ये छोड़ते नहीं ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को, भाई ऑस्ट्रेलियन कोटे से ये टीम में ले लेते हैं, ऐसा लगता है। और इनको लगता है सारे ऑस्ट्रेलियन आ जाएंगे तो टीम अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बट ये ऑस्ट्रेलियन के पीछे ही भागते हैं, जहाँ फॉरेन प्लेयर की बात है वो यहाँ भी देखने को मिला। एरन हार्डी कोई भी नहीं भागा, इनको सस्ते में मिल गए। देन मुशीर खान बिके हैं, जो कि इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छी बिके, पंजाब ने लिया उनको। सरफराज नहीं बिके, मुशीर बिके हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। देन आपको देखेंगे सूर्यांश शिंदे, देन जेवियर बाटलेट, जो मैं आपको बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलियन है, तो रिकी पॉन्टिंग पक्का भागेंगे। इनके दो फेवरेट पेसर्स हैं, जिनमें एक स्पेंसर जॉनसन है, एक जेवियर बाटलेट है। तो इस बार इनने बाटलेट को लिया अपनी टीम में, क्योंकि अच्छे हाइटेड बॉलर है। और ये मुल्लापुर का जो पिच है, वहाँ पे इनको बहुत मदद होने वाली है। भले ही धर्मशाला में एक दो मैच खेलेंगे, वहाँ पिटाई हो जाएगी, बट मुल्लानपुर जो उनका नया वेन्यू है, वहाँ वो अच्छा खेलने वाले हैं, क्योंकि मोहाली में अब मैच नहीं खेलेगा पंजाब। तो उस पिच के हिसाब से जेवियर बाटलेट इज़ अ गुड पिक। उसके बाद अगर आप देखें लास्ट के 2 प्लेयर, तो आपको दिखेंगे प्लेया अविनाश एंड प्रवीण दुबे।
प्रवीण देवी को देखा हमने खेलते हुए, बट नेट्स में ज़्यादा देखा है और बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के लिए गए थे ये। प्लेइंग 11 में मोस्टली एक दो मैच मिल जाएंगे रेयरली, वरना तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी पूरा सिनेरियो और स्केड्यूल नहीं आया 2025 का आईपीएल का। तो मुझे क्या लग रहा है, 7 में से 3 या 4 मैच ट्राई करेगा पंजाब धर्मशाला में खेलने का, क्योंकि उन्होंने स्टोइनिस मैक्सवेल को इसीलिए लिया है कि हमें बड़े टारगेट बनाने हैं और सामने वाली टीम को सिंगल हैंडेडली मैच हरा के नेट रन रेट इंप्रूव करने वाली टीम बनानी है। तो मेरे हिसाब से वो करने वाले हैं ऐसा। वो 3 से 4 मैच, 7 होम मैच खेल लें, 4 खेल लो मुल्लानपुर में और 3 खेल लो आप धर्मशाला में। ऐसे स्ट्रेटजी के साथ उतर सकती है पंजाब की टीम, क्योंकि उनने सारे पिंच हिटर्स लिए हैं कि अगर धर्मशाला पहुंचे तो हम 300 बना देंगे। तो वही बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। जो प्रभ सिमरन है इनके पास, दैन जॉश इंग्लिश दिखेंगे ओपनिंग करते हुए मेरे हिसाब से। श्रेयस अय्यर को 3 नंबर पे ही आना चाहिए, क्योंकि वो स्टेबिलिटी देते हुए नजर आएंगे। दैन ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, दोनों फॉरेन प्लेयर। और यहाँ पे ये लूप होल है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी अगर स्कॉट देखेगा, प्लेइंग 11 देखेगा, उन्हें पता है जैसे ही मैक्सवेल स्टोइनिस आए स्पिनर लगा दो। तो ये दोनों जब साथ में आएंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको टैकल करने के लिए पंजाब क्या कर सकता है, मैक्सवेल के बाद आप भेजो शशांक को, देन स्टोइनिस को भेजो फिनिशिंग रोल के लिए, जो लखनऊ करवाता था। लखनऊ भी कुछ ऐसे करता था, वो पहले भेज देते थे निकलस पुरन को, फिर जब देखते थे कि पिटाई नहीं हो पा रही है, फिर स्पिनर लगा दिया, तो वो स्टॉइनिस को रोक देते थे, आयुष भदौनी को ऊपर भेज देते थे। तो ये चला कि यहाँ पे भी कर सकती है पंजाब की टीम। एक इंडियन बैट्समैन को बीच पर डाल दो जो स्पिन अच्छी खेलता है, तो यहाँ पे वो शशांक को कर सकते हैं, या फिर बेस्ट ऑप्शन है निहाल वधेरा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ जाएंगे तो स्टॉइनिस और मैक्सवेल जो दोनों राइट हैंडर, उनको सपोर्ट मिल जाएगा एक लेफ्ट हैंडर का, तो लेग स्पिनर आ ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन पंजाब किंग्स यूज़ कर सकती है। उसके बाद अगर हम देखें, मार्को येंसन पक्का खेलेंगे, क्योंकि हमने देखा उनको वर्ल्ड कप फाइनल में भी उनने लास्ट तक लड़ाई की थी, जब क्लासन और मिलर आउट हो गए थे। पिछली सीरीज़ में भी जिराइल कुड से और मार्को येंसन पिटाई कर रहे थे। तो ऑल इन ऑल ये अच्छे पिक हैं और प्लेइंग 11 में भी रहेंगे। हरप्रीत बरार को लिया ज़रूर है, बट मुझे लग रहा है कि हरप्रीत बरार को मैच खेलने को मिलेगा कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग चॉइस होगी, क्योंकि इनको एक प्रॉपर स्पिनर खिलाना चाहिए। और हरप्रीत बरार स्पिन अच्छी करते हैं, एक्यूरेट ज़्यादा है, बट मुझे लग रहा है इनके पास वेरिएशंस और जो एक्यूरेसी है मान लिया, बट वेरिएशंस नहीं है कि आप डिसीव हो जाए। एक स्ट्रेटर वन है जो विद द आर्म सीधी आती है, वरना एक स्पिन हो जाएगी बस। इनको थोड़े और कुछ वेरिएशंस आने चाहिए, जैसे अश्विन तो नहीं मिलेंगे कैरम बॉल डालने वाले, बट थोड़े और स्किल बढ़ाने वाले स्पिनर्स अगर लेती पंजाब, तो बस मेरे को वो चाहिए कि एक एज अ बैकअप होना चाहिए, क्योंकि हरप्रीत बरार फील्डिंग में बहुत एफर्ट्स देते हैं और आईपीएल का भरोसा नहीं है, किसी भी फील्डर को डाइव मारते हुए, कैच करते हुए इंजरी हो सकती है। तो बैकअप स्पिनर नहीं है पंजाब के पास, ये एक थोड़ा बहुत चैलेंज नजर आएगा, क्योंकि यूजी चहल आपके ऑल एंड आउट चॉइस जाने वाले हैं, 18 करोड़ दिए हैं, 14 मैच तो खिलाओगे ही, बट एक और स्पिनर चाहिए था जो कि मिसिंग है मेरे हिसाब से। देन आपको देखेंगे अर्शदीप सिंह, जिनने बैटिंग भी इंप्रूव किया, तो ऑल इन ऑल मुझे काफ़ी अच्छा स्क्वाड नज़र आ रहा है पंजाब किंग्स का। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जॉश इंग्लिश को कितने में खरीदा, रुको मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। पंजाब किंग्स में जॉश इंग्लिश को खरीदा है 2.6 करोड़ में, तो ये एक बहुत अच्छा प्राइस मनी था। बट इनके जो 4 पिक थे ना, उसमें इन लोगों ने बहुत पैसा खर्च कर दिया। 26.75 करोड़ श्रेयस अय्यर, 18 करोड़ यूजी चहल, अर्शदीप सिंह को 18 करोड़, एंड स्टोइनिस को 11 करोड़ दिया। तो यही इनने अपना पर्स खाली कर दिया और बचा कुचा पर्स मार्को येंसन को 7 करोड़ दे दिए, निहाल वधेरा को मुंबई से खींचने में 4.2 करोड़ लग गए, मैक्सवेल को 4.2 दे दिए। तो यहाँ तक तो मैं बोलूँगा बहुत पैसे खर्च हुए हैं। देन प्रियांश आर्या जो कि फास्टेस्ट 100 मार के आ रहे हैं दिल्ली प्रीमियर लीग में, 6 छक्के मार के आ रहे हैं, उनने 3.8 करोड़ खींच लिए। तो ऑल इन ऑल पंजाब को बहुत पैसा खर्च करना पड़ गया। इस ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पर्स लेके आए थे और स्क्वाड मेरे हिसाब से सेटिस्फाइंग है। मैं पंजाब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं पहले ही बता दूँ आपको। मैं हर साल 2 टीम्स फेवरेट मानता हूँ, एक तो पंजाब रहती रहती है, दूसरी चेन्नई या फिर मुंबई, बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द प्लेइंग 11। मेरी पहली जो टीम है वो हमेशा पंजाब रहती है, दूसरी मैं कोई भी टीम रखता हूँ एज़ पर दे प्लेइंग 11 और स्क्वाड। तो अभी इस साल की कौन सी रहेगी आगे चलते हुए आपको डेफिनेटली बताऊंगा। पंजाब किंग्स के बाद बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैंने देखे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। आ जाएंगे ईस्ट कपनम दे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास, जहाँ पे आप देखो कमेंट सेक्शन को, देखो क्या भागना चालू हुआ है कमेंट सेक्शन, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विराट कोहली, किंग कोहली डेफिनेटली कैप्टनसी करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना विल जैक्स को आने दिया ना फाफ डुप्लेसी को आने दिया, तो ऑल आउट चॉइस अब विराट कोहली है कैप्टन के। तो मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्टिव नजर आ रहा है कमेंट सेक्शन फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बहुत क्वेश्चन है, पाटीदार को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं, लियम लिविंगस्टन को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। देन स्विच हो गया, यहाँ पे भी हो चुका है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं पूरे स्क्वाड की, जहाँ विराट कोहली दिखेंगे, रजत पाटीदार दिखेंगे, एंड देन आपको दिखने वाले हैं यश दयाल, जो कि एक अच्छे पिक थे। इनने धोनी को आउट किया ना, जब जो डिसाइडर मैच था जिसको जीत के क्वालिफाई करने वाला था 14 पॉइंट में आरसीबी, वहाँ पे आरसीबी ने मैच जीता था। तो यश दयाल एक प्रूवन मैच विनर वहीं बन गए थे धोनी का विकेट लेने के बाद। तो यहाँ से ये पिट भी जाए तो भी खेलने वाले हैं, पिटने के आप क्या ही खराब दिन आएंगे। रिंकू सिंह से 5 छक्के खाने के बाद जीटी से, उनको जीटी ने रिलीज़ किया था, तब आरसीबी ने लिया था, पूरे 14 मैच का भरोसा दिया था। तो अब वो प्रूवन मैच विनर बन चुके हैं, तो अब यहाँ से 14 मैच तो पक्का खेलने वाले हैं। लियम लिविंगस्टन को जब उनने लिया,
तो मुझे एक डाउट क्रिएट हो गया था कि विल जैक्स के पीछे क्या ये जाने वाले हैं या फिर मैक्सवेल को, किसी ना किसी को छोड़ना था। जैसे ही इनने लियाम लिविंगस्टन को लिया तो उनने दोनों को छोड़ दिया जो कि हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था इन दी फर्स्ट डे ऑफ द ऑक्शन एंड द सेकंड डे। उसके बाद इन्हें जितेश शर्मा बहुत अच्छे पिक है मेरे हिसाब से, ये प्रूवन मैच विनर हो सकते हैं, विकेट कीपिंग भी करेंगे। पंजाब किंग्स ने इनको अच्छे से यूज़ नहीं किया था, सिर्फ टीम में वाइस कैप्टन बना के छोड़ दिया था, और जब कैप्टनसी की बारी आती थी तो धवन कैप्टनसी करते थे, धवन नहीं खेलते थे तो सैम करन कैप्टनसी करते थे। तो विल, अगर मैं बात करूँ जितेश की, तो अच्छे से उनको नहीं यूज़ किया था पंजाब ने, बट आरसीबी को अब यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एज अ फिनिशर इनको चाहिए जितेश शर्मा, और जितेश को चिन्ना स्वामी पसंद है। उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि आरसीबी सुनते ही आपके दिमाग में दो क्या थॉट आते हैं, पहला चिन्ना स्वामी का पिच जहाँ पे छोटे ग्राउंड है, बड़े छक्के मारने को मिलेंगे, दूसरा विराट कोहली जिनसे बड़ा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं मिलेगा पूरे फॉर्मेट में। तो ये दो इनके लिए प्लस पॉइंट थे। देन जॉश हेजलवुड को बहुत सारे पैसे देके इनने रखा है फास्ट बॉलिंग में, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा पिक है, 3 साल के लिए तो बहुत अच्छा पिक है, क्योंकि यश दयाल और आपके पास जॉश इग्लेस और जॉश हेजलवुड बहुत अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हो गए हैं। देन ग्लेन फिलिप्स आते ही पता चल गया कि ओपनिंग होने वाली है भाई, ग्लेन फिलिप्स और माफ़ कीजिएगा फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग करने वाले लगभग कंफर्म हो गया जैसे ही इनने फिल सॉल्ट को लिया। देन सूर्य शर्मा को लिया एज एन स्पिनर, जो कि बड़े जिगरे से बॉलिंग करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चहल की भी यहाँ पिटाई हुई है, करण शर्मा की यहाँ पिटाई हुई है, स्वप्निल सिंह की यहाँ पिटाई हुई है, तो यहाँ पे स्पिनर पिटते हैं तो सूर्य शर्मा को थोड़ा बड़ा दिल करके बॉलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज़ है कि रासिक दार को लिया जो कि दिल्ली कैपिटल से आ रहे हैं। कृणाल पांड्या मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चॉइस थी, जो कि 5 या 6 नंबर पर बैटिंग भी करते नजर आएंगे, सेम उनका वही रोल रहेगा जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए था उनका। देन भुवनेश्वर कुमार बैक टू दी ओरिजिन, जहाँ से शुरुआत की थी आईपीएल करियर की, उसी टीम में आ चुके हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आ चुके हैं। देन आ रहे हैं स्वप्निल सिंह, जिनके लिए राइट टू मैच यूज़ किया, सरप्राइज सरप्राइज, इतने कम प्राइस के पैसे पे भी इनने आरटीएम स्वप्निल के लिए यूज़ किया। इसका मतलब क्लियर है कि ये स्वप्निल को पूरे 14 मैच देने वाले हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वहाँ बॉलिंग भी करेंगे और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आने वाले कृणाल पांड्या के साथ। सरप्राइज मत होइएगा अगर 3 नंबर पे आ जाए, पाटीदार से पहले आ जाए, तो एज अ फ्लोटर खेलते हुए नजर आ सकते हैं प्लेइंग 11 में स्वप्निल सिंह। फिर टिम डेविड को लिया इन्हें अपनी टीम में, फिर रोमायरो शेफर्ड को लिया एंड नुआन तुसारा, मैं इन्हीं तीनों की बात कर रहा था, इनके साथ भी हुआ है जहाँ पे 3 मुंबई के प्लेयर गए, टिम डेविड, रोमायरो शेफर्ड, नुआन तुसारा गए, और विल जैक्स आरसीबी से गए मुंबई में, तो ये पूरी तरीके से स्विच हुआ है दोनों में। उसके बाद अगर आप देखें तो मनोज भटगे, जेकब बैथल दिखेंगे, फिर आपको देवदत्त पडिक्कल दिखेंगे, जिनको लास्ट राउंड में लिया है। और मेरे हिसाब से क्यों लिया है, बाई चांस फिल सॉल्ट का ये सीज़न जैसा सोचा है वैसा ना जाए तो फटाफट से रिप्लेस कर देंगे देवदत्त पडिक्कल से, जिनकी ऑलरेडी एक सेंचुरी है आरसीबी से ओपनिंग करते हुए विराट कोहली के साथ, तो अच्छी जमेगी, डेब्यू भी कर चुके हैं टेस्ट डेब्यू, तो अच्छी जमेगी और अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे इन दी फ्यूचर। उसके बाद बात करें तो स्वास्थ्य चिकारा है इनके पास, लुंगी एनगीडी को लिया है, बहुत ख़राब चॉइस है लुंगी एनगीडी, क्यों, चिन्ना स्वामी में गर्मी आती है, ड्यू आती है, पसीना आता है, और लुंगी एनगीडी को पसीना डबल आता है। वो चेन्नई से खेलते थे, उनकी पूरी जर्सी गीली हो जाती थी, उनको मैच के बीच में जर्सी बदलनी पड़ती थी। तो वैसी लुंगी एनगीडी के पास एक्यूरेसी की कमी है, गीली बॉल डालोगे या फिर खुद गीले हो जाओगे, हाथ पे ग्रिप नहीं पड़ेगी, तो प्रॉब्लम में आएंगे लुंगी एनगीडी और आरसीबी, तो मेरे हिसाब से इनको कम ही मैच खिलाओ तभी फायदा है। उसके बाद आपको दिखेंगे अभिनंदन सिंह एंड मोहित राठी, जिनको पिक किया है आरसीबी ने। 75 लाख का पर्स अभी भी बाकी है, चाहे तो ये 2 प्लेयर अभी भी ले सकते हैं 30-30 लाख के बेस प्राइस पे, क्योंकि 22 प्लेयर्स हैं, अगर 2 प्लेयर और चाहिए तो ऑक्शन के बाद भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऑक्शन एक लौता प्लेटफॉर्म है, आप चाहें वो प्लेयर्स कभी भी ले सकते हैं। तो 75 लाख का पर्स है तो कोई और टीम मना भी नहीं करेगी, 2 प्लेयर अभी भी ले सकते हैं, 60 लाख तक कंज्यूम हो सकता है, 15 लाख फिर भी इनके पास बच जाएंगे, और स्क्वाड 22 से 24 का हो सकता है अभी भी आरसीबी के लिए। बात करेंगे इनकी स्ट्रॉगेस्ट प्लेइंग 11 की, तो विराट कोहली दिखेंगे, फिल सॉल्ट दिखेंगे, पाटीदार एट नंबर 3 दिखेंगे, देन लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड एज अ फिनिशर आने वाले हैं, देन कृणाल पांड्या, देन भुवनेश्वर कुमार, फिर आपको देखेंगे सूर्य शर्मा, जॉश हेजलवुड एंड यश दयाल। तो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनी है। ऑक्शन के बाद जो हमने पोल देखा था, ऑडियंस पोल, वहाँ पे 76% लोग थे जो कि सेटिस्फाइड थे, और 10 की रेटिंग में भी 7.6 दिया था, बट मैं 7.8 दूंगा। भले ही पिछले प्लेयर्स जो थे उनको रिटेन नहीं किया, बट स्क्वाड अच्छा बनाने में कामयाब हुई है आरसीबी की टीम। तो आरसीबी फैंस बुरा मत हो, निराश मत हो, बहुत अच्छी टीम बनी है इनकी। बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस की, तो स्वप्निल सिंह एंड देवदत्त पडिक्कल दिखने वाले हैं आपको इन दी इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस, क्योंकि स्वप्निल सिंह थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे हिसाब से, दोनों खेल जाएंगे, वो दोनों 40 ओवर पूरा खेलने वाले स्वप्निल, बट देवदत्त पडिक्कल एक साइड के लिए रहेंगे, बैटिंग करके चले जाएंगे। तो ये हो गई बात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारी एक और इंटरेस्टिंग टीम जो कि है नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के फैंस आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट 11 भी डिस्कस करेंगे, सब करेंगे डिस्कस।
हाँ सही बात, जायसवाल अगर आते ऑक्शन में तो बहुत पैसा मिलता, करेक्ट। रियान पराग पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही गजब। तुषार देशपांडे, यस, इनके लिए एक अच्छे पिक थे। नीतीश राणा भी एक अच्छे पिक थे, तो मैं भी पहले क्वेश्चन देख रहा हूँ। आने दो चैट में, राजस्थान रॉयल्स, पिंक हार्ट पिंक हार्ट पिंक हार्ट चारों तरफ। गजब गजब गजब, मजा आ गया। चलिए बात कर लेते हैं स्क्वाड की। तो यहाँ पे शुरुआत होगी संजू सैमसन से, फिर यशस्वी जायसवाल एंड देन रियान पराग। बल्लेबाजी में आपको दिखेंगे ध्रुव जुरेल, देन सिमरन हेटमायर, संदीप शर्मा को रिटेन किया था, जॉफरा आर्चर को खरीदा है इनने। एंड देन आपको यहाँ पे दिखने वाले महेश तीक्ष्णा, जो कि एक अच्छे पिक है। वनी तो हसरंगा को भी ले लिया, तो मतलब यहाँ भी स्पिन पिच होने वाली है सवाई मानसिंह स्टेडियम में। उसके बाद आपको दिखने वाले हैं आकाश पटवाल, कुमार कार्तिकेय का अच्छी पिक है। नीतीश राणा केकेआर ने जाने दिया। देन तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, ये भी खेल चुके हैं हम। शुभम दुबे पे पिछले साल तक बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बट ये एक अच्छे फिनिशर देखने को मिलेंगे। देन युद्धवीर सिंह, लखनऊ सुपर जायंट्स में थे, उनको यहाँ पे पिक करके लाया, तो ये भी एक अच्छी ऑल इन ऑल चॉइस अच्छी है। देन फजल हक फारूकी, ये खेलते थे सनराइजर्स से, सनराइजर्स ने राइट टू मैच नहीं यूज़ किया। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, 13 साल का लड़का, 14 साल के हो जाएंगे जब तक आईपीएल शुरू होगा, बट यंगेस्ट प्लेयर होंगे। ओपनिंग कर सकते हैं, 3 नंबर बैटिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडर है, स्पिन अच्छी खेलते हैं, पेस अच्छी खेलती है। कुछ भी बोल दो भाई, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है, सब पॉजिटिविटी है। टैलेंट ही टैलेंट है और मज़ा आता है ऐसे प्लेयर को देख के। उसके बाद आपको दिखेंगे ख्वेना मैफाका, ये भी 20 साल के हैं, तो ये भी एक यंगस्टर है। देन आपको दिखेंगे कुणाल राठौर, जो कि एक अच्छे प्लेयर है। एंड देन अशोक शर्मा देखने को मिलेंगे। तो ये राजस्थान का स्क्वाड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द वे राहुल द्रविड़ ने ये टीम बनाई है। तो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। मैं भी देख रहा हूँ कि पिंक हार्ट तो दनादन जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, सिर्फ पॉजिटिविटी नजर आ रही है यहाँ कमेंट सेक्शन में भी। हाँ बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पे दिखेंगे आपको यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, नीतीश राणा माफ कीजिएगा। तो 3 नंबर पर नीतीश राणा खेलेंगे। देन रियान पराग को फिनिशिंग करनी पड़ेगी, और अगर जल्दी विकेट गिरे तो टीम को संभालना पड़ेगा। शिमरन हेटमायर इनके पास ज़रूर है, बट रोमन पॉवल जो इनके पास पहले हुआ करते थे वो नहीं है। रोमन पॉवल दिल्ली से भी खेल चुके हैं, बट वो अब जा चुके हैं केकेआर के पास। ध्रुव जुरेल हैं जिनको रिटेन किया था। उसके बाद आपको वनिंदु हसरंगा दिखेंगे, फिर जोफ्रा आर्चर दिखेंगे, आकाश मडवाल दिखेंगे, तीक्ष्णा दिखेंगे एंड संदीप शर्मा दिखेंगे। मुझे लग रहा है स्पिनर में एक चेंज हो सकता है, हसरंगा या फिर तीक्ष्णा में से कोई एक खेले। बट यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हसरंगा बैटिंग भी करके देते हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुषार देशपांडे यहाँ से सारे मैच खेले, तो एक मेरे हिसाब से वहाँ एक चेंज हो सकता है कि तुषार देशपांडे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर 14 के 14 मैच खेल के जाए, या फिर शुभम दुबे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग करके जाए, क्योंकि वो पहली बॉल से छक्के मार सकते हैं। तो ये था राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड। अगर रेट करना है ना, तो मैं तो बोलूँगा कुछ बुरा भी नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, जो था बैलेंस था, क्योंकि ये टीम क्वालिफाई की थी फॉर द प्ले ऑफ, अच्छा भी खेली थी, फाइनल तक भले ही नहीं गई थी। बट ये टीम ऐसी तो है कि 8 मैच आराम से जीतती है, 9वां 10वां मैच जीतते जीतते इनकी हालत हो जाती है। तो 16 पॉइंट तक तो पहुंचती है राजस्थान। अब क्वालिफिकेशन की भी बात नहीं करते हम बात करते हैं फाइनल खेलने की, जहाँ पे अभी राजस्थान प्ले ऑफ में जाने पर अटकने लग गई है, और इसको बहुत बार एड्रेस भी किया है संजू सैमसन ने। तो ये होगी बात राजस्थान रॉयल्स की। बढ़ते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट फाइनल, बट नॉट द लीस्ट, द बेस्ट टीम जिनने बहुत पैसा लुटाया ऋषभ पंत पे, लखनऊ सुपर जायंट्स। फटाफट से यहाँ भी देख लेते हैं कमेंट सेक्शन, क्योंकि एक ही टीम बची थी, तो बहुत तेज़ी से कमेंट सेक्शन भाग रहे थे। आ गए भाई, ऋषभ पंत आ गए आपके, 27 करोड़ के महंगे प्लेयर, सबसे महंगे प्लेयर, ऑक्शन को तबाही मचा दी। और जब इनकी बिड लगी थी सिर्फ 21 करोड़ की, फिर पूछा गया दिल्ली से कि क्या आप राइट टू मैच यूज़ करना चाहते हो, उन्होंने बोला येस। फिर कुछ अलग ही इशारे करते नजर आए, ऐसे ऐसे करके 2527 करते हुए नजर आए वहाँ पे गोयंका, जिनने बोला 27 20 एंड देन 7 पे जाने वाले हैं हम। तो 27 एक बहुत बड़ी बिड थी ऋषभ पंत की। देन आवेश खान को इनने 9.75 करोड़ दिए, आकाशदीप को 8 करोड़ दिए, मिलर को 7.5 करोड़ दिए, अब्दुल समद को इनने 4.2 करोड़ दिए। मिचेल मार्श को ये लेके आए क्योंकि इन्हें पता था कि ना मैक्सवेल मिलने वाले हैं ना स्टॉइनिस मिलने वाले हैं, तो ये 3.4 करोड़ में लेके आए उनको। शहबाज अहमद को सनराइजर्स हैदराबाद से उठा के खींच करके लेकर के आए। सेम गोज विद एडन मार्क्रम, उनको भी वहाँ से खींच करके 2 करोड़ में लेकर के आए। ब्रीड्स की एक बहुत अच्छी चॉइस है, वो सनराइजर्स ईस्टर्न केप से खेल चुके हैं ऑलरेडी एडन मार्क्रम की कैप्टनसी में, तो एक बहुत अच्छे पिक है। फिर शमार जोसेफ को लिया है इनने लखनऊ से, लखनऊ ने इनके पीछे भी यूज़ नहीं किया आरटीएम। देन हंगरेकर है, जो कि पिछले साल तक चेन्नई में खेलते थे। उसके बाद तो इन्हें बहुत सारे वैसे प्लेयर लिए हैं जो कि बेस प्राइस पे मिल गए। तो ऑल इन ऑल काफ़ी तगड़ा स्क्वाड है, बट एक ही पॉइंट है, 24 जो इन्हें प्लेयर लिए हैं ना, इनको और बड़ा कर सकते थे, बड़े प्लेयरों पे जा सकते थे, बट पंत को इतना पैसा दे दिया कि उसके बाद सोचा ही नहीं, भाई हमारे पास मैच विनर आ चुका है, विकेट कीपिंग बैट्समैन आ चुका है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा और टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक्स फैक्टर का प्लेयर आ चुका है, तो बाकी कुछ ज़्यादा सोचा भी नहीं। तो पहले इनके पूरे स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे इनके टॉप 3 की। मैं कॉमेंट भी देखता चलता हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए। भाई साहब, ऋषभ पंत विद रेड हार्ट पूरी तरफ कॉमेंट सेक्शन में चल रहा है, करते चाहिए कॉमेंट, कोई सवाल है तो करते रहिए, अगर मिस भी होगा तो मैं ज़रूर से बाद में एड्रेस करने का ट्राई करूँगा। तो चलिए लखनऊ का फाइनली स्क्वाड देख लेते हैं, जहाँ शुरुआत होगी ऋषभ पंत, निकलस पूरन है, आयुष वदोनी से। बल्लेबाजी में आपको दिखेंगे, बल्लेबाजी नहीं मतलब स्क्वाड की सेकंड लिस्ट में दिखेंगे आपको मोहसिन दिखेंगे। देन इन्हें जो सेकंड मयंक यादव को रिटेन किया था, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूव था। देन रवि बिश्नोई है, डेविड मिलर को रखा है, एडन मार्करम को रखा है, मिचेल मार्च को रखा है। तीनों में से कोई दो ही खेल पाएंगे, चाहे एडन को खिला लो, मिलर को खिला लो, या फिर मिचेल मार्च को खिला लो,
भाई फिर एडन मार्करम को खिला लो, बट मिलर खेलेंगे मेरे हिसाब से, उनको छक्के मारने की जो एबिलिटी है वो काम आने वाली है। देन आवेश खान को खरीदा है इनने, अब्दुल समद को खरीदा है इनने, फिर आप देखेंगे आर्यन जुएल को खरीदा है इनने। देन आकाशदीप सिंह एक बहुत अच्छी परचेज थी इनके पास, क्योंकि इनको लखनऊ को पता चल गया था कि इनके पास मार्क वुड थे, क्रिस वोक्स थे एक टाइम पे, तो ये नहीं मिलने वाले थे। तो मयंक यादव के साथ बॉलिंग करने के लिए आकाशदीप सिंह इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। फिर आपको हिम्मत सिंह दिखेंगे, देन मणिमरन सिद्धार्थ दिखेंगे आपको, देन देवेश सिंह दिखेंगे आपको। फिर इन्हें शहबाज को लिया जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, देन आकाश सिंह को लिया जो कि एक और पेसर है। शेमार जोसेफ पिछले साल भी इनके पास थे, पहले भी खेल चुके हैं, बट प्लेइंग 11 में ज़्यादा मौका नहीं मिला था इनको। उसके बाद आपको दिखेंगे प्रिंस यादव, फिर युवराज चौधरी, फिर आपको दिखेंगे राजवर्धन हंगरेकर जो कि चेन्नई के पास हुआ करते थे, स्लिंगिंग एक्शन के साथ आते थे। और एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायकवाड़ ने भी ये चीज़ बोली थी, धोनी ने भी बोली थी कि टैलेंट बहुत है बट इनका जो एक्यूरेसी रेट है वो थोड़ा कम है, और क्रूशल सिचुएशन पे जब हमें 2 ओवर में 12 रन बचाने, 2 ओवर में 14 रन बचाने, तो ये पिट जाते थे उस टाइम पे। तो चेन्नई ने इनको बोला कि जाने देते हैं। देन अर्शिन कुलकर्णी है इनके पास, एंड देन मैथ्यू बिट्स की, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, स्टील डील थे बिट्स की को बहुत कम लोगों ने देखा था, बट ये 2-3 फ्रेंचाइज से ऐसे 20 में भी खेल चुके हैं, डबल सुपर जायंट से खेल चुके थे, सनराइजर्स ईस्टर्न केप से खेल चुके थे, बट यहाँ पे आए हैं एडन मार्करम के बदौलत। मैं बोल रहा हूँ एडन मार्करम ने इनको बहुत संभाला है, बहुत सिखाया है, तो ये एक मैच विनर साबित हो सकते हैं फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत लखनऊ को दोनों फॉरेन ओपनर्स के साथ जाना है, पहला क्वेश्चन, क्योंकि एडन मार्करम और मुझे लग रहा है मिचेल मार्श बेस्ट चॉइस होंगे इनके ओपनिंग के। देन ऋषभ पंत, देन निकलस पूरन, फिर आयुष भदौनी, डेविड मिलर, शहबाज अहमद, आवेश खान, मोहसिन खान, मयंक यादव एंड रवि बिश्नोई। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टीम होने वाली है। और या अब्दुल समद आएंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, एंड देन आकाशदीप, जिनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ किया जा सकता है फॉर यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये बहुत तगड़ा चॉइस था, पंत को लेते ही इनने पूरा स्टाइल बदल दिया। ऋषभ पंत आपका स्वागत है लखनऊ में, मुस्कुराइए, आप है लखनऊ में पूरी तरीके से, बहुत तगड़ा स्क्वाड है। और मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई, आरसीबी के बाद जो सबसे ज़्यादा चीयर मिल रहा है वो एलएसजी को मिल रहा है, और कहाँ गए भाई बाकी टीम्स के सपोर्टर्स, जागो, कमेंट करो फटाफट से कि आपको पसंद आई कि नहीं ये टीम, और आप कितना रेट करते हैं। मैं इनको तो 10 आउट ऑफ 9 देने वाला हूँ, 9 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ, सॉरी, क्योंकि 9 बहुत अच्छी हाई रेटेड टीम बनाई इनने, और इनके पास मैच विनर्स आ चुके हैं। मेरे को हमेशा से ये रहता है कि 5 से 6 मैच विनर्स आने चाहिए। मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई, एक मैसेज तो पढ़ने दो, फटाफट से कमेंट सेक्शन भाग रहे हैं। इनके पास मैच विनर्स बहुत है, ऋषभ पंत मैच विनर है, मिलर मैच विनर है, अब्दुल समद मैच विनर है, मिचेल स्टार्क मैच विनर है, फिर शहबाज है। तो ये 5 से 6 बहुत अच्छे मैच विनर आ चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। और 9 मैं रेट कर रहा हूँ आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है, क्या प्लेइंग 11 में चेंज हो सकता है, क्या इम्पैक्ट प्लेयर की और स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकती है यहाँ पे लखनऊ की टीम? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट सेक्शन देखता जा रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो मेरे से, तो इसी के लिए पूरे अलर्ट के साथ देखता चल रहा हूँ। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले जितने भी सेक्शन हैं उनके एनालिसिस के साथ, और जैसे ही आईपीएल शुरू होगा तो हर मैच का बारीकी से डिटेल एनालिसिस भी मिलता रहेगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच, पिंक टेस्ट मैच, एडिलेड के टेस्ट मैच है जो जहाँ रोहित शर्मा पहुंच चुके, तो एडिलेड की पूरी तैयारी करते नजर आएंगे हम भी। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।